Vedanta, I will FRA. We will do the FRA act also. Don't worry. Good evening. Good evening. कैसे हैं सबके सब? हम ओके हर्षित, हम ओके, हम लुकिंग गुड, थैंक्स देवरूप, धन्यवाद था। और घर वालों ने जान खा लिया कि हेयर कट करो। चलिए चलो करते हैं। मुझे एक बार रिमाइंड फिनिश किया था, साइट्स पे जाके हमने रोका था ना, कहाँ पे रोका था? मैं सीएमएस कर लिया था ना। डिड वी डू सीएमएस एनिमल माइग्रेशन? डिड वी डिस्कस ग्रीन क्रैब्स, ग्रीन टर्टल्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड के चलते कर लिया था? सीएमएस भी कर लिया था। वेरी नाइस। थॉमस शेल्बी हेयर कट। अब आप लोग ने ऐसा अभी एंजॉयिंग नाउ। चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अपना नेक्स्ट कौन सा था? व्हाट वाज द नेक्स्ट? थैंक यू। व्हाट वाज द नेक्स्ट वन? प्लांट ट्रीटी वाला था, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट वाला। वहां से शुरू करते हैं। चलिए, सो द एजेंडा ऑफ द क्लास हम ये कंटिन्यू करेंगे। हम जो कर रहे हैं, आई थिंक अपना 3 बचा हुआ है। एक प्लांट वाला बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें करना है रामसार, उसके बाद हमें करना है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है। ये 3 कर लेंगे। रामसार को डिटेल में समझेंगे क्योंकि वही लिंक है हमारा वेटलैंड से, और आखिरी में करेंगे हम सीआरजी, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स। ये आज के क्लास का एजेंडा है। वी विल फिनिश द क्लास का एजेंडा चाहे जो हो जाए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट इज द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। लिखिए, अभी तक हमने कितने कर लिए? टोटल 3 कर लिए, 3 और बचे हुए हैं। सीबीडी कर लिया हमने, साइट्स कर लिया, सीएमएस कर लिया। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, जहां से हम शुरू कर रहे हैं, इज द इंटरनेशनल ट्रीटी। शॉर्ट नोट्स कैसे लिखते चलिए मेरे साथ। बुक्स में आपको ये समझ में नहीं आएगा, वो इतना घुमा फिरा के लिखते हैं ना। एक मिनट इसको हटा देते हैं। ओके, लेट्स राइट डाउन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। गला बैठ गया। प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज रिवाइज करना। हाँ नोट्स फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन इसके भी डालूंगा आज रात जाके, देखता हूँ। ठीक है, रिवाइज करेंगे आप। ओके, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। ओके, इसके पॉइंट्स हम लिखेंगे। लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर ए। ओके, पहले लिखिए इसका ऑब्जेक्टिव। लेट्स राइट डाउन अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस होल ट्रीटी। क्या है इसका, क्यों बनाया गया? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? फर्स्ट ये लिखो, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज। करेक्ट, दोनों होगा। कंजर्वेशन प्लांट है ना, तो प्लस सस्टेनेबल यूज ऑफ, कंजर्वेशन प्लस सस्टेनेबल यूज ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ पीजीआरस। मैं पीजीआरस लिख रहा हूं, बेसिकली यही है, प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, पहले कंजर्व करिए, सस्टेनेबल यूज करिए, उसके बाद लिखिए फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। गाइस मैं चैट थोड़ी देर में देखता हूं, हां प्लीज लिख लो थोड़ा पहले, फिर मैं डिस्कस करूंगा। जो भी सवाल जवाब है विल डू ऑल ऑफ इट। ओके, बस ये दो लिखो फिलहाल। चलिए, पॉइंट बी, द ट्रीटी कवर्स, और ये आप बोल्ड करके लिखना है यहाँ पे, ऑल, एक्सट्रीम वर्ड है, ध्यान रखो। द ट्रीटी कवर्स, लिखिए ऑल, हाँ, प्लांट पीजीआरस। द ट्रीटी कवर्स ऑल पीजीआरस, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ओके, यूज्ड फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, एसेंशियली ये यूज्ड फॉर फूड एंड एग्री। ओके, इट कवर्स ऑल पीजीआरस यूज्ड फॉर फूड एंड एग्री। ओके, एंड ये वाला जो पॉइंट है ना, फेयर एंड इक्विटेबल एक्सेस, फेयर एंड इक्विटेबल एक्सेस। ओके, इसके अंदर लिखिए 64 क्रॉप्स आर इंक्लूडेड, 64 क्रॉप्स आर इंक्लूडेड। लिखिए पहले, नथिंग यू मिस्ड। अभी चल के सर, इट इज माय फर्स्ट क्लास। ओ यस पारस, यू शुड कंप्लीट एवरीथिंग। इसके पहले जो कुछ हमने किया ना, आपको सब इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको क्लास समझ में आएगा, क्योंकि कंटिन्यूएशन है ये पारस, ठीक है। चलिए पहले लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूं आपको क्या सीन है इसका, ठीक है। अब समझो, जब लिख लिया अब समझते हैं। ये जो इतना लंबा चौड़ा ट्रीटी है ना, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन पीजीआरस फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं इंटरनेशनल प्लांट ट्रीटी या इंटरनेशनल सीड ट्रीटी। तो पहले ये लिखिए, कोई जरूरी नहीं कि सवाल आपको इतना लंबा चौड़ा लिख के भेजे। इवन इफ दे जस्ट मेंशन प्लांट ट्रीटी, या दे कैन मेंशन इट एज सीड ट्रीटी, ठीक है। तो आपको रेफर करना है इसी के लिए, यही नोट्स है, प्लांट ट्रीटी या सीड ट्रीटी, ठीक है। नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ द, इनफैक्ट विल रियलाइज कि हमने जब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किया था, रिमेंबर उसमें नागोया प्रोटोकॉल, कार्टागेना प्रोटोकॉल था। रिमेंबर फ्रेंड्स, सीबीटी के अंदर हमने क्या लिखा था? फेयर एंड इक्विटेबल एक्सेस, शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स हमने लिखा था। डिड वी राइट दैट थिंग? गो बैक, लिखा था ना। तो बस वही चीज है। दिस इज आल्सो टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग फ्रेंड्स। देखो ये कीवर्ड्स क्या आपने वहां पे भी नोटिस किए, फेयर एंड इक्विटेबल एक्सेस। तो यहाँ पे पॉइंट सी लिखो, अभी देखो कैसे आप एक्सप्लेन करोगे आंसर को। यहाँ पे लिखिए, मैं प्लांट ट्रीटी लिख रहा हूं, ठीक है, प्लांट या सीड ट्रीटी इज इन कंप्लीट सिंक, सिंक मत लिखो, बेटर वर्ड है कंप्लीट हार्मनी, कंप्लीट हार्मनी विद सीबीडी प्रोविजंस। देखिए, तो आपको याद रहेगा ये, अगर आपको ये पॉइंट आपने लिखा हुआ है ना, तो जब रिवाइज करोगे तो साइड बाय साइड जब ये पॉइंट लिखोगे, आपको सीबीडी भी सोचना है कि हाँ ये कीवर्ड्स वहां थे ना, फेयर एंड इक्विटेबल एक्सेस, सस्टेनेबल यूज, हाँ, कंजर्वेशन करना, करेक्ट। अब यहाँ पे लिखिए पॉइंट डी, आगे बढ़ो क्या, एकदम फटाफट लिखते चलेंगे अपन, ठीक है। पॉइंट डी लिखो, पॉइंट डी। ओके, नाउ दिस सीड ट्रीटी या प्लांट ट्रीटी, जैसे भी समझना है, सीड प्लांट ट्रीटी अभी लीगली बाइंडिंग है या नहीं है, ये सवाल काफी दफा यूपीएससी पूछता है, ठीक है। तो यू विल राइट इट एज, रेड में लिखो ताकि याद रहेगा, लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल साइट्स भी हमारा लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट है, पर वो सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है, उसके लिए आपको डोमेस्टिक लेजिस्लेशन में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। पर इन दिस केस आप देखोगे कि आपने साइन कर दिया, उसके बाद डोमेस्टिक लेजिस्लेशन में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं लाना है। इट इज अंडरस्टूड कि अब आप यू आर एक्सेप्टिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट हैव बीन पुट फॉरवर्ड, ठीक है। ई लिखिए, ई 5 पॉइंट में खत्म करेंगे पूरा चीज, कोई टेंशन नहीं है सर। रुको चैट, सर प्लीज रीड बी पॉइंट, जरूर मैं फिर से पढ़ देता हूं। द ट्रीटी कवर्स ऑल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज यूज्ड फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। मतलब इन थ्योरी आप जो प्लांट के जेनेटिक रिसोर्सेज हैं वो सारा कुछ कवर करता है, पर जब हम फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग की बात करते हैं तो उसमें सारे क्रॉप्स, सारे प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इंक्लूड नहीं है, उसमें बस 64 क्रॉप्स के नाम इंक्लूडेड हैं, उन्हीं को आपको इक्विटेबल एक्सेस एंड शेयरिंग करना है। जेनेटिक रिसोर्सेज पूरा कर सकते हो ऑल, बट इन टर्म्स ऑफ द इक्विटेबल एक्सेस, फेयर एक्सेस, ओनली 64 क्रॉप्स आर देयर इन दैट लिस्ट। लिखना बाकी, लिखिए लिखिए लिखिए,
सीबीडी फुल फॉर्म, अरे ये कैसे हो गया, लिखो लिखो, सीबीडी का तो हमने लिखा था ना, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, पहला जो हमारा था। देखिए अगर इसके पहले वाला क्लास नहीं किया ना तो आपको एकदम ग्रीक लगेगा। इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा लेक्चर नंबर 1 से शुरू करो, क्योंकि हमने सीक्वेंस में किया था, आपको समझ में आए। करेक्ट, तो सीबीडी वही तो था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसके अंदर हमें नागोया प्रोटोकॉल था, एक कार्टेगिना प्रोटोकॉल था, एक में लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स था, एक में प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का सीन था, है कि नहीं फ्रेंड्स, याद है ना वो? आई थिंक क्लास मस्ट रिमेंबर दैट, क्लास तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, पॉइंट डी हो गया, सीड प्लांट ट्रीटी इज लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। ठीक है, रुको, याद है ना? करेक्ट, अब भूल नहीं सकते बिकॉज़ बहुत बेसिक से हमने शुरू किया था कि कोई भी नॉन साइंस स्टूडेंट भी आराम से समझ पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखिए फ्रेंड्स, व्हिच इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड राइट। द प्लांट और सीड ट्रीटी, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको प्लीज, इसको मार्क इट एज इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट। द प्लांट और सीड ट्रीटी, ओके, is the confluence of agriculture, trade and commerce and environment. ठीक है, confluence of agriculture, trade and environment, okay, thus as a mechanism is very crucial for comprehensive strategy building, strategy formulation. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखिए, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, आई टेल यू व्हाट इट मींस, इसका अर्थ भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले लिख लो इसको। सर पॉइंट बी इज नॉट अंडरस्टूड, व्हाई ओनली 65 क्रॉप्स आर कवर्ड, ओके, फर्स्ट राइट दिस डाउन देन आई एक्सप्लेन इट टू यू, फर्स्ट राइट दिस डाउन, लिखो इसको पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इवेंचुअली सीन क्या है उसका। सर पिछली स्क्रीन दिखाना, लो देखो, राइट दिस डाउन। सर इज इट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर 64 क्रॉप्स, नो चीज, नो वेज, एक चीज पूछना, पूछिए, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट तो हमने लिखा ना, जैसे सीबीडी के अंदर गोपाल, सीबीडी के अंदर मैं डाल दूंगा, नेहा मेरे को रिमाइंड कर दिया करो, रिमाइंड कर दिया करो, मैं भूल जाता हूं, आई एम टेकिंग मल्टीपल बैचेस, तो मेरे को काम करो आप सुबह या हाँ सुबह ही रिमाइंड करो, अर्ली मॉर्निंग, भाई 1 घंटे मेरे पास फ्री उसी टाइम कर सकता हूं मैं। ओके, सीबीडी के अंदर हमने लिखा ना फ्रेंड्स, गो बैक टू सीबीडी नोट्स, आपने लिखा होगा फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग, इक्वल एक्सेस, उसके अंदर नागोया प्रोटोकॉल, कार्टेगिना प्रोटोकॉल, तो आप इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है क्या उसके जैसे नहीं है? तो विच इज व्हाई आई एम सेइंग इट इज इन कंप्लीट हार्मनी विद द सीबीडी प्रोविजंस, जो आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसमें कि जेनेटिक रिसोर्सेज हम इंक्लूड करते हैं, उसी के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? दे आर सेइंग दैट द ट्रीटी कवर्स ऑल पीजीआरस यूज्ड फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, मतलब आपके जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं जो भी क्रॉप का, वो इसके अधीन है। पर जब हम बात करते हैं कि आपको शेयर करना है, तो 64 मेजर क्रॉप्स चूज किए गए, ठीक है, जिनका की डिस्ट्रीब्यूशन हर कॉन्टिनेंट में या मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में, उसका जेनेटिक रिसोर्सेज, उसका नॉलेज शेयरिंग हमें करना है। ओके, अब कुछ फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट्स हैं जो नेटिव स्पीशीज हैं, जो एक पर्टिकुलर जगह पे दिखेंगे, एंडेमिक है, तो नॉट नेसेसरी, बट द मेजर क्रॉप्स ऑल ऑफ देम आर इंक्लूडेड, 64 जो है ना, उसमें सारे फूड क्रॉप्स आपके सारे इंक्लूडेड, जो छोटे मोटे हैं एंडेमिक हैं उनके बारे में उतना ज्यादा ये नहीं, इट इज टू डू विद फूड, इसलिए तो देखो फूड एंड एग्रीकल्चर, इसलिए ये पॉइंट मैंने आपको लिखाया भी इधर कि दिस ट्रीटी इज द मीटिंग पॉइंट या कॉन्फ्लुएंस, जैसा समझना चाहो, इट इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द मीटिंग पॉइंट ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड एनवायरनमेंट, मतलब इस तरह का कोई ट्रीटी और एग्जिस्ट करता है नहीं, जहां पे कि आपका एग्रीकल्चर भी आ रहा है, साथ में एनवायरनमेंट वाले भी आ रहे हैं, ट्रेड कॉमर्स वाले भी आ रहे हैं, और फिर वो लोग सोचते हैं कि हाँ हाउ शुड वी गो फॉरवर्ड, एक कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए ना, तो ये ट्रीटी वो प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करता है। गॉट इट? जो मैंने ई समझाया समझे, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट भाई आपको पता है, ठीक है सर, ई रिपीट, ई का रिपीट, ये तो बताया मैंने आपको कि ये 3 डिफरेंट सेक्टर्स को साथ में यहाँ पे मीटिंग होता है इनका, ठीक है, तो एज अ प्लेटफॉर्म, अगर मैं कहूँ एज अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, द सीड ट्रीटी, अब देखो कितने स्टेक होल्डर्स मेरे अराइज हो रहे हैं यहाँ पे, उस मीटिंग में इन तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, तभी तो जाके प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, मतलब आपको क्या चाहिए, एक एग्रीकल्चर सेगमेंट का आदमी चाहिए आपको वहाँ पे, एक आपको ट्रेड एंड कॉमर्स वाला चाहिए, एक आपको चाहिए जो एनवायरमेंट का सीन देखेगा, इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव है, और इन तीनों की मीटिंग के बाद एक स्ट्रेटजी वो लोग इवॉल्व करके बताते हैं कि हाँ भाई दीस आर द प्लांट्स दैट वी कैन गो अहेड एंड इंक्लूड 64 70 72 73 जो भी करना है। बट नंदिनी, इन विच ईमेल आईडी हैव टू सेंड आंसर टू यू, हमको नहीं भेजना आंसर नंदिनी, आपको भेजना है आंसर आपके डैशबोर्ड पे जो है, आज वाला जो सवाल है उसको अटेंड करो, अभी इसके बाद आपको कर पाओगे। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड नाउ, लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट वन व्हिच इज द लास्ट वन, इसके बाद आंसर करेंगे, व्हिच इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। नेक्स्ट है नंबर 4 के बाद नंबर 5, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इसमें नंबर पॉइंट नंबर 1 लिखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स या वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन भी कहते हैं इसको, WHC लिख लो, साइट्स मत लिखो, कन्वेंशन लिख लो, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। ओके, हियर फर्स्ट पॉइंट दैट यू राइट, एकदम शॉर्ट में समझेंगे गाइस, ये इतने मतलब नॉर्मली पूछे नहीं जाते, बट अगर पूछे गए तो आपको फेयर आइडिया रहना चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पे जो हेरिटेज है ना, इन्होंने तोड़ा है 2 तरीके से, एक को कहा है कल्चरल हेरिटेज, हेरिटेज का अर्थ पता है आपको, विरासत जिसको हम समझते हैं हिंदी में, ठीक है, तो एक है आपका कल्चरल हेरिटेज और दूसरा है नेचुरल हेरिटेज, सॉरी नेचुरल हेरिटेज, आपकी विरासत को उन्होंने तोड़ा, एक आपके कल्चर से रिलेटेड है, एक नेचर से रिलेटेड है। ओके, तो हमको बताओ आपके जो मॉन्यूमेंट्स हैं, आपके जो से बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स हैं, वो किसमें आएंगे, कल्चरल में आएंगे ना फ्रेंड्स, करेक्ट, तो लिखो कल्चरल में हमारे एग्जांपल्स क्या क्या, देखिए आप सवाल कैसे बनाओगे इसका एग्जांपल, मॉन्यूमेंट्स, लिखिए इधर मॉन्यूमेंट्स, जो आपके आर्ट, कल्चर, थिएटर, म्यूजिक, ठीक है, वो सारे कुछ, ठीक है, आपके हाथीगुम्बा इंस्क्रिप्शंस, अजंता एलोरा मतलब केव पेंटिंग्स, हाथीगुम्बा इंस्क्रिप्शन कहाँ पे, मैं तो भाई आर्ट एंड कल्चर का फैकल्टी भी नहीं हूं, मुझे बताओ थोड़ा, मुझे याद दिला दो, हाथीगुम्बा इंस्क्रिप्शन किधर मिलता है, नो वीडियो आशीर्वाद, ये करिए, रिलॉन्च करिए, वेयर आर माय हाथीगुम्बा इंस्क्रिप्शंस, चलो जिनको नहीं पता है गो अहेड एंड चेक, एकदम हाथ पे रहना चाहिए आपका ये सब, यू शुड बी टेकिंग टाइम टू आंसर दिस। ओके, उसके बाद लिखो यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हो गया, बिल्डिंग्स लिखिए, बिल्डिंग्स लिखो यहाँ पे, ओके, एंड ऑल साइट्स ऑफ एथनो
प्लस एंथ्रो इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये हमारी कल्चरल हेरिटेज है, सांस्कृतिक विरासत जिसको कहते हैं हिंदी में। ओके, एंड देन यू हैव नेचुरल हेरिटेज। क्या बताइए क्या होगा नेचुरल हेरिटेज हमारा? जितने हमारे जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं, है कि नहीं? लिखिए यहाँ पे, एरियाज ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, एरियाज ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। ये दो तरह के हो सकते हैं आपके, जियोग्राफिकल और, लिखिए, एक होगा जियोग्राफिकल या एक होगा फिजियोग्राफिकल फॉर्मेशंस। फिजियोग्राफिकल फॉर्मेशंस या स्ट्रक्चर्स लिख लो, फीचर्स लिख लो, जो भी फीचर्स। मुझे बताओ, ये वाला जो है ये कौन सा हेरिटेज है? कौन से कंट्री में था ये? किस कंट्री में है ये, या था ये? आदि गुम्बा इज इन ओडिशा, करेक्ट। अफगानिस्तान सबको पता है, नॉट श्रीलंका। बामियान बुद्धा अफगानिस्तान में था, वहाँ पे जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है तालिबान है, उन्होंने सिविल वॉर के दौरान उसको तोड़ दिया था। आपने देखा होगा, मेजर न्यूज़ बना था उससे। आई थिंक दे बॉम्ब्ड इट मोस्ट लाइकली। ओके, अब चलो, जब आपको पता है कि हमारा हेरिटेज दो तरह का, दो प्रकार का होता है, तो नाउ लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड माय पॉइंट्स वन बाय वन। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 लिखिए अब। लिख डालो फ्रेंड्स, ठीक है। ये आया था, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन आया था बहुत पहले, हाँ गाइस, 1975 केम इनटू फोर्स, बहुत पहले का ये, आई रिमेंबर 1975 में ये केम इनटू फोर्स। ओके, नाउ हियर द होल पॉइंट इज प्रमोटिंग कोऑपरेशन अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स। ये ऑब्जेक्टिव है, इसको ऐसे लिखो, हाँ, इसको ऐसे लिखो, ये ऑब्जेक्टिव है, प्रमोटिंग कोऑपरेशन अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स for protection and conservation of heritage sites. प्रोटेक्ट एंड कंजर्व लिखा है क्या हमने? प्रिजर्वेशन भी लिखी है, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, तीनों है। प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स। ओके, फॉर दिस यू हैव अ फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ये एनुअली मिलता है, मीट्स एनुअली। ओके, द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इट मीट्स एनुअली। ओके, इनका टर्म होता है, राज्यसभा का टर्म कितना होता है एक मेंबर का? व्हाट इज द टर्म ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? टर्म ऑफ 6 इयर्स। गुड, पॉलिटी तो आपको पता है, 6 साल के टर्म के लिए होता है। नॉर्मली क्या होता है पता है, इसमें 21 मेंबर होते हैं, ये कंट्रीज का इलेक्शन होता है, उसमें वो चूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव, 6 साल का उसका टेन्योर होता है, वो साल में एक बार मिलेगा और फाइनली वो पॉलिसी बनाएगा, रिकमेंडेशंस बनाएगा कि फलाना हेरिटेज साइट के प्रोटेक्शन के लिए ये कर दो। हाँ, इंक्रोचमेंट हो गया तो वहाँ पे एंटी इंक्रोचमेंट चलाया जाए, पॉलिसी बनाया जाए, कुछ किया जाए ताकि उस हेरिटेज साइट का प्रोटेक्शन बना रहे। सिंपल, ठीक है, लिखो यहाँ पे, टर्म ऑफ 6 इयर्स, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। मेन काम इसका यही है, पॉलिसी बनाता है, सिलेक्शन करता है, नए नए कोई साइट्स होंगे तो उनको सिलेक्ट करने का दारोमदार भी इसी के ऊपर है। क्लैरिटी आया? बताओ मेरे को सर, स्टेक होल्डर इंक्लूड, अब बताओ यहाँ पे कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होंगे? पहले तो आपको सिविल सोसाइटी, पहले तो गवर्नमेंट, जिस एरिया का टेरिटरी में है वो हेरिटेज साइट, वहाँ का गवर्नमेंट, वहाँ का लोकल गवर्नमेंट, वहाँ के पीपल, वहाँ की कम्युनिटी, सबको साथ में लेकर चलना है ना। तो उसके लिए वो एक पॉलिसी रिकमेंडेशन देगा कि भैया ये करिए, इस जगह में आपका इंक्रोचमेंट हो गया है, डिफॉरेस्टेशन हो गया है, या अर्बन प्रेशर ज्यादा है, या पानी का भाव हो गया है, हाँ, उसके लिए आप मेजर्स लीजिए, स्टेप्स लीजिए, बस रिकमेंडेटरी होता है। इसके जो भी एडवाइसेस होंगे ना वो बाइंडिंग नहीं होता है, एडवाइजरी इन नेचर होता है। ठीक है, इवेंचुअली स्टेट हैज द ऑप्शन टू गो अहेड एंड टेक डिसीजन ऑफ इट्स ओन। गॉट इट? ठीक है, उत्तर सही बोला, ठीक है, गॉट इट। वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, एडवाइजरी इन नेचर, जो भी वो कहेगा ना वो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन होगा उसका, एडवाइजरी इन नेचर। डन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि आप सीबीडी, सीएमएस, साइट्स, रामसार, इन चारों को तो एकदम पक्का कर लो। बाकी दो जो है आपके, एक प्लांट ट्रीटी और एक ये आपको बस एक बेसिक आइडिया रखना है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इसमें ज्यादा क्रिटिकल एनालिसिस आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। ओके, यू आर मच मोर लाइकली टू बी आस्क्ड द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ रामसार कन्वेंशन या मॉन्ट्रियल अकॉर्ड या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या कोई भी एक्ट, इनका उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओके, गॉट इट फ्रेंड्स? बताओ, वीडियो एंड ऑडियो मिसमैच। हु अपॉइंट्स द मेंबर्स इन द कमिटी? इट इज जस्ट आईयूसीएन का एक इलेक्शन होता है इनका, ठीक है, उसमें 21 मेंबर्स आपस में वोट करके डिसाइड करते हैं, उनको फिर चेयर दे दिया जाता है। अपॉइंटमेंट ऐसा कुछ नहीं है ना, देयर नथिंग, नो कांसेप्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, क्योंकि रोटेटिंग चल रहा है, हर 6 साल के बाद चेंज हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? चलो नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 6, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, माय रामसार। लिखिए इसमें, रामसार कन्वेंशन सवाल पूछा गया इसमें बहुत फ्रीक्वेंटली, रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। चलिए काम करते हैं, मैं आपको सवाल दिखाता हूँ किस तरह का पूछा जाता है, ताकि थोड़ा आपको भी इंटरेस्टिंग लगे, नहीं तो ऐसे थ्योरी लिख के बोर हो जाओगे आप। रामसार यूपीएससी पीवाईक्यू। हाँ भाई, ये स्टेटमेंट देखो, थोड़ा ये स्टेटमेंट देखो बस। अगर मान लो आपको कुछ नहीं भी पता हो ना गाइस, हाँ एकदम जिल्च आइडिया है, तब भी अगर आपको अप्रोच करना है, कैसे अप्रोच करोगे? ये स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट वाला, अंडर रामसार कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या आप समझ सकते हो इसमें एक्सट्रीम वर्ड है? व्हाट इज द एक्सट्रीम वर्ड दैट इज बीइंग यूज्ड फ्रेंड्स? मुझे बताओ, व्हाट इज द एक्सट्रीम वर्ड? फॉरगेट मैंडेट, एक तो मैंडेटरी है, कैन यू रियलाइज कि यहाँ पे ऑल द वेटलैंड्स लिखा है? इस तरह के शब्द आपको ना जब भी आप देखोगे आपको खनकना चाहिए थोड़ा, करेक्ट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब भी ऑल होगा ना, मैं आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखाऊंगा हमेशा,
वेटलैंड्स का कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी का है, आपको पता है, लो लाइंग एरिया से शैलो एरिया 6 मीटर इन डेप्थ के ऊपर का होता है, उसको बॉग, स्पीड, मार्श डिफरेंट नाम से जानते हैं, वो सब आपको पता है ज्योग्राफी के लेक्चर से। वेटलैंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है और भारत सरकार उनके लिए क्या क्या कर रही है वो हमें बहुत समझना जरूरी है। तो मैं ज्योग्राफी छोड़ के ज्योग्राफी जहां खत्म हो रहा है वहां से चालू करेंगे, ठीक है। तो देखो, कुछ नहीं भी पता हो ना तो यू शुड स्ट्रेट अवे नो कि ऑल नहीं हो सकता। कितने वेटलैंड्स हैं इंडिया में? तमिलनाडु में 20,000 के ऊपर है, आंध्र प्रदेश में 25,000 के आसपास है, 22,000 के आसपास। सारों के सारों को अगर तुम रामसार कन्वेंशन के अंदर, जो कि इंटरनेशनल ट्रीटी है, तो भारत सरकार कंगाल हो जाएगी। फर्स्ट थिंग। सेकंड, जो भी है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसार कन्वेंशन, अलग ये क्या है, व्हाट इज द एग्जांपल? जो नंबर 2 कहना चाह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है कि आपको इंटरनेशनल ट्रीटी डोमेस्टिक लेजिस्लेशन के थ्रू एनफोर्स करना होगा। वो आपको पता है सिर्फ साइट्स में, ओनली इन साइट्स, इसलिए मैंने आपको अलग से लिखा है। ऐसा कोई और ट्रीटी नहीं है कि आपने साइन किया अब आपको डोमेस्टिक पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा एनवायरमेंट के हिसाब से। 2 गलत। 3, द वेटलैंड्स जो भी रूल्स एनकंपास द कैचमेंट एरिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 3 ओनली इज करेक्ट। क्या बात है कुणाल भाई, थैंक यू। नॉट ऑल, नॉट ऑल, हाउ कैन इट बी करेक्ट? ऑल हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये का अर्थ ही हो गया कि आप क्या, ये नंबर 2 का अर्थ ही हो गया कि आप इंटरनेशनल ट्रीटी को डोमेस्टिक लेजिस्लेशन के थ्रू एनफोर्स कर रहे हो। वो सिर्फ होता है साइट्स के केस में, ठीक है। तो अब समझो कैसे कोई सवाल आते हैं। लेट्स राइट डाउन, चलिए, रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। काफी दफा इसका सवाल पूछा गया, मैं आपको अभी क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा, ठीक है। लिखिए यहाँ पे सबसे पहले, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब होता है फ्रेंड्स? ये लिखो पहले, वहां से शुरू करते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में। वर्ल्ड वेटलैंड डे आई थिंक फेब, 2 फेब, 2 फेब को होता है। पॉइंट बी, पॉइंट बी, ठीक है। अब देखो, द नीड फॉर कंजर्वेशन, क्यों आपको वेटलैंड्स को कंजर्व करना है? व्हाई? क्यों नहीं हम छोड़ सकते, छोड़ दो ना, जो हो रहा है होने दो, पर नहीं वो तो नहीं कर रहे आप, क्यों? व्हाई आर वेटलैंड्स सिग्निफिकेंट फ्रेंड्स? बताइए, व्हाई आर वेटलैंड्स सिग्निफिकेंट? ज्योग्राफी स्टूडेंट्स, दोज हु हैव स्टडीड। स्वाति, वन सेकंड, थैंक्स स्वाति, थैंक यू, थैंक्स बेटा। गुड, माइग्रेटरी बर्ड्स, बायोडायवर्सिटी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, गुड, इकोटोन, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सारा ज्योग्राफी का नॉलेज अब कलेक्ट करो इधर। वेटलैंड्स जिन्होंने कहा इकोटोन, बहुत बढ़िया। क्या आप समझ सकते हो कि ये एक ट्रांजिशन एरिया है बिटवीन माय लैंड एंड माय सी, माय ओशन, या लैंड एंड सम अदर पार्ट, हां, लेक्स हो, एस्टुअरी हो, बॉग, पीट, जो भी हो, एक तरीके से ट्रांजिशन एरिया बन रहा है हमारा, करेक्ट। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पे, वेटलैंड्स प्रोवाइड इकोसिस्टम सर्विसेज। जो बाकी लोग आपको कह रहे हो ना वो सारे के सारे एग्जांपल्स, वो सारे हम क्या क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी का क्लास नहीं है तो इसलिए मैं एनवायरनमेंट का टर्म यूज करूंगा, इकोसिस्टम सर्विसेज। अब आपको पता है इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होता है, हमने इन डिटेल देखा है इसको क्लासिफाई करो। एग्जांपल, अब जो आप लोग मुझे बता रहे हो वो सही है, जो सारे आप मुझे वहां बता रहे हो। फॉर एग्जांपल, समवन सेड ग्राउंड वाटर सप्लाई, वेरी नाइस, सो आई कैन राइट फ्रेश वाटर सप्लाई, बहुत बढ़िया, फ्रेश वाटर सप्लाई, करेक्ट। मुझे बताओ गाइस, जो लोग यहाँ कलकत्ता के आसपास, बंगाल के आसपास, बंगाल, बिहार, उड़ीसा से हो, हैव यू हर्ड ऑफ दिस ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स? जो सॉल्ट लेक का हम लोग नाम सुनते हैं, नाम सुना ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स? गाइस जानते हो? बिकॉज आई स्टेड इन बंगाल, आई टेल यू। सुबह सुबह आप कलकत्ता से एयरपोर्ट की साइड जाओ, बेसिकली यू आर गोइंग टुवर्ड्स सॉल्ट लेक, आप देखोगे वहां पे गाड़ियां भर भर के सब्जी, फिश, हाँ, ये वो सब कुछ आ रहा है उस वेटलैंड से। वो पूरा वेटलैंड पूरा कलकत्ता को खाना खिलाता है और कलकत्ता का जितना सुवेज है ना उसको प्रोसेस करता है। कभी देखना, किडनी ऑफ कलकत्ता जो कह रहे हो ना, किडनी ऑफ कोलकाता, एकदम सही कह रहे हो। ऑल द सुवेज वो क्लीन कर रहा है, उसको रिसाइकल कर रहा है, उसको न्यूट्रिएंट में तब्दील कर रहा है, ताकि आपका वहां पे क्रॉपिंग हो सके, फिशेस रहे। सोचो, इसलिए वेटलैंड इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम सर्विसेज सबसे मेजर काम है उसका, ठीक है। तो लिखिए, द फ्रेश वाटर सप्लाई, उसके बाद लिखो यहाँ पे एड्स एग्रीकल्चर, ओके, पोल्यूशन क्लीनिंग मैकेनिज्म, ठीक है, पोल्यूटेंट्स को क्लीन करता है। सॉल्ट लेक के साइड है ईस्ट कलकत्ता, कोलकाता वेटलैंड्स, ओके। नेक्स्ट लिखिए, पोल्यूशन क्लीनिंग मैकेनिज्म, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे फ्लड कंट्रोल करता है वेटलैंड्स में। एक्सेस पानी का रिजर्वायर टाइप का है, तो वो एक्सेस पानी को रखता है अपने पास, रिजर्वायर, नेचुरल रिजर्वायर है आपके पास, ठीक है। जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी कहा था, बहुत बढ़िया, बायोडाइवर्सिटी इज हाई। क्यों है हाई? ट्रांजिशन एरिया है, ओके। कार्बन सिंक जिन्होंने कहा वहां पे लिखिए, हेल्प्स फाइट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्या होता है कार्बन सिंक, मैं आपको बताऊंगा जब हम शुरू करेंगे। कल बाय द वे, कल का एजेंडा मैं आपको बता दूंगा, परसों से हम क्लाइमेट शुरू करेंगे, क्लाइमेट चेंज वगैरह। तो उसमें पहला क्लास में मैं आपको सारा डेफिनेशंस पे एक्सप्लेन करना है, एवरीथिंग फ्रॉम कार्बन सिंक टू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टू कार्बन फाइनेंसिंग, सब कुछ करेंगे। ब्लू कार्बन, ग्रीन कार्बन, फलाना कार्बन, ढिमकाना कार्बन, सब हो जाएगा। लिखो ये, ठीक है। और उसके बाद जिन्होंने वहां वो एग्जांपल लिखा था ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स वाला, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स, इसको ऐसे लिखो, जिन्होंने वो लिखा था क्लास में, किडनी ऑफ कलकत्ता इज एब्सोल्युटली करेक्ट, किडनी ऑफ कोलकाता। किडनी का काम क्या होता है ह्यूमन बॉडी में? व्हाट इज द जॉब ऑफ द किडनी इन द ह्यूमन बॉडी? बताओ साइंस, किडनी का काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन करता है ना वो। सेम वे योर वेटलैंड्स विल गो अहेड एंड filter the water through a pollution cleaning mechanism that it has, okay, clarity aa raha hai friends, okay. Now point number C, point C, okay, let's go forward, point C, point C. अब यहां पे लिखो कि eventually under Ramsar convention, okay, you have another mechanism, एक particular से body है, ठीक है। वो body का काम क्या होता है? It goes and takes care of the decision making process, okay। तो लिखिए वहां पे, अंडर रामसार कन्वेंशन यू हैव अ पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन व्हिच इज नोन एज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको कि हम और आप कहते हैं कॉप। ये है एक डिसीजन टेकिंग ऑर्गन, डिसीजन मेकिंग बॉडी। गाइस एक चीज ध्यान रखना, ये कॉप टर्म जो है ना काफी कंफ्यूजिंग होता है काफी स्टूडेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कॉप 28, जो कि आप देख रहे हो क्लाइमेट चेंज के कॉन्सेप्ट में, हां, दिस केम एज अ रिजल्ट ऑफ से द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ओके। हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज, हम देखेंगे कि कॉप जो है ना इवेंचुअली स्टार्टेड समथिंग फ्रॉम से रियो 92, यहां से शुरू हुआ था,
ये क्या है? आपकी मीटिंग्स है, आपके जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वहां पे आके सारे कंट्रीज कमिट करते हैं, झगड़ा करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, फिगर आउट करते हैं कि हमें करना क्या है अगला 5 साल तक या 3 साल तक या 2 साल तक, 10 साल तक, 20 साल तक, कोई टाइम पीरियड का एक रोड मैप तैयार करते हैं। तो इसके अंदर रामसार का अपना अलग कॉप है, ये वाला कॉप नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं अभी कॉप 28 हुआ आपका दुबई में, करेक्ट। कॉप 29 होने वाला है बाकू में, जो कि है मेरे ख्याल से अजरबैजान में, ठीक है। कॉप 29 आपका अजरबैजान में होगा, वो अलग कॉप चल रहा है, दैट इज अनदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो साइड बाय साइड चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे लिखो पॉइंट बी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ये कॉप जो है ना, ये बस समझ लो कि हर एक सब सेक्टर का अपना मीटिंग चल रहा है इनका। ओके, यहाँ पे लिखिए पॉइंट डी, द कॉप मीट्स एवरी 3 years, हर 3 साल में इनकी मीटिंग होती है। ओके, पॉइंट ई, द कॉप मीट्स एवरी 3 years। ओके, कॉप का फंक्शन लिख लो, कॉप फंक्शंस। सबसे पहला लिस्टिंग न्यू वेटलैंड्स, लिस्टिंग न्यू वेटलैंड्स, ठीक है। नए नए एंट्री जो होने वाले हैं, जो एप्लीकेशन होते हैं, उन पे डिसीजन लेगा ये। ओके, नंबर 2 यू विल राइट अबाउट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड्स, मतलब जिनका बाउंड्री एक कंट्री से ज्यादा है। एक एग्जांपल बताओ मुझे, एक ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड का एग्जांपल, मुझे ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड का एग्जांपल बताइए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा पानी पीता हूं। एक ऐसा एग्जांपल बताओ, सबका अलग अलग कॉप होता है, करेक्ट आजू। सुंदरबन सबसे इजी एग्जांपल है, सुंदरबन करेक्ट। सर क्रीक फाइन। व्हाट अबाउट पैंगोंग सो, क्या पैंगोंग सो मेरा ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड है? बताओ, इज पैंगोंग सो अ ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड और नॉट? जो लोग नो कह रहे हैं क्यों? साइड प्लीज, सॉरी सॉरी, लिखो लिखो। टेक्निकली इन इंडिया, तो और फिर वैसे कहाँ है वो? आपको पता है इंडिया में सिर्फ 30% है पैंगोंग सो का। आर यू अवेयर ऑफ दिस फ्रेंड्स? नहीं पता है तो लिखो उधर, लिखिए उधर ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड्स आपके। सॉरी, ओके, सुंदरबन लिख लो एक, सुंदरबन, सर क्रीक, एटसेट्रा, पैंगोंग सो एटसेट्रा। ओके, इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड, ठीक है भाई, क्योंकि वेटलैंड को दोनों साइड से बचाना है, वहां पे तो बॉर्डर का कोई सीन नहीं है, ठीक है। एक वेटलैंड थोड़ी ना कि अब इतना सारा वेटलैंड मान लो इस पार्ट इंडिया वाला कंजर्वेशन कर रहा है और उधर वाला कंजर्वेशन नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ना ये वाला पार्ट सुरक्षित रह जाएगा, तो पूरा वेटलैंड खराब हो जाएगा। तो इसलिए रामसार कन्वेंशन ये भी काम करता है, ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड्स का ध्यान रखेगा। और तीसरा लिखिए वहां पे, थर्ड लिखिए यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स प्लस एसोसिएटेड स्पीशीज, क्योंकि आपके वेटलैंड्स काफी दफा माइग्रेटरी बर्ड्स के हैबिटेट होते हैं, फिजिकल लोकेशन होते हैं, ठीक है। तो इसलिए देखोगे कि आपके जो माइग्रेटरी स्पीशीज हैं, उनका तो एक प्रोसेस सीएमएस के अंदर ऑलरेडी बचा हुआ है, कन्वेंशनल माइग्रेटरी स्पीशीज के अंदर, कि उनको आप अगर आपने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, लाइक रैप्टर्स, डुगोंग्स, टर्टल वगैरह, तब तो ठीक है। पर अगर जो आके सिर्फ चले जा रहे हैं, तो वो स्पीशीज तो हमने कवर कर लिया अंडर कन्वेंशनल माइग्रेटरी स्पीशीज। फॉर एग्जांपल अमूल फैल्कन नागालैंड का है, पर वो जहां पे आके अपना रुक रहा है, जो पानी का बॉडी है, उसको भी तो कंजर्व करना जरूरी है, तो वो पानी का बॉडी कंजर्व करते हैं अंडर दिस पर्टिकुलर। तो यहाँ पे लिखिए इन हार्मनी विद कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, देखो जोड़ते हुए चलो बस, ठीक है। और पॉइंट एफ लिखो, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखिए इसमें। ओके, फॉर अ कंट्री टू जॉइन रामसार कन्वेंशन, इंपॉर्टेंट है ये लिखूंगा प्लीज, फॉर अ कंट्री टू जॉइन रामसार कन्वेंशन इट मस्ट डेजिग्नेट at least one wetland within its boundary, at least one wetland within its boundary या territory as a Ramsar site, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि अग्रीमेंट साइन कर दिया पर आपके पास वहां पानी का बॉडी नहीं है, तो काहे का कंजर्वेशन, काहे का पैसा लोगे तुम रामसार से, ठीक है। ये प्री रिक्विजिट है, ये कंडीशन है कि अग्री करना ही पड़ेगा आपको, एटलीस्ट वन वेटलैंड को आपको रामसार साइट बताना है। ओके, गॉट इट। बताओ सर, ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड, ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड वो होते हैं, लिखो उनका डेफिनेशन भी पहले लिखो, फिर मैं बता देता हूं। लिख लीजिए, सॉरी मैं हट जाता हूं, लिखो लिखो, कोई नहीं, आराम से लिखो, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको प्लीज मार्क करेंगे। सर हाउ मेनी कॉप मेंबर्स आर देयर अंडर रामसार? सो ऑल द मेंबर्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अंडर रामसार, ऐसे समझो कि मेरे जितने कॉप के मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल आप देखोगे ग्लोबली ना हमारे पास करीब 2300 से ऊपर हमारे रामसार साइट्स हैं, 2300 के ऊपर, ठीक है। आप देखोगे कि जितने कंट्रीज ने अग्री किया है रामसार कन्वेंशन ज्वाइन करने के लिए, पहले उनके एरिया में एटलीस्ट एक वेटलैंड उन्होंने डेजिग्नेट कर दिया कि हाँ भाई ये हमारे रामसार साइट है ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ओके, सो दैट इज द होल पॉइंट ऑफ इट। आप देखोगे आज के टाइम पे हमारे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ रामसार कन्वेंशन में अराउंड 170 प्लस नेशंस है, 171 नेशंस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यूनाइटेड नेशंस में 190 के प्लस है, 195 के आसपास, रामसार में अराउंड 171 कंट्रीज है, 171 कंट्रीज। यूनाइटेड नेशंस में टोटल कितने कंट्रीज है बताओ? हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन यूनाइटेड नेशंस? व्हाई द वर्ड रामसार, व्हाट डज इट मीन? अनुपम, द थिंग इज कि ये कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था ईरान में, उन दिनों ईरान अच्छा टर्म्स पे रहता था क्योंकि वो अमेरिका की सुनता था, उसने जब सुनना छोड़ दिया तो उसको भी हालत कर दिया, पर उस टाइम ईरान में ये कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था, ईरान में, इसलिए उसका नाम हो गया है रामसार कन्वेंशन, ठीक है। आप देखिएगा पॉइंट जी लिखो ना वहां पे, फिर मैं आपको बता देता हूं, एक और पॉइंट लिख लो, पॉइंट जी, अडॉप्टेड इन रामसार ईरान
याद है 1975 में उस समय शाह ऑफ ईरान हुआ करता था, अगर आप लोगों को हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री में होगा इंपॉर्टेंस इंटरेस्ट, तो उस समय शाह ऑफ ईरान होता था। वो उस टाइम का ईरान, आज के ईरान में बहुत फर्क है, तो इसलिए उस टाइम इंटरनेशनल कन्वेंशन भी ईरान में जाते थे। अब तो कुछ नहीं होता है, अब तो उसको ऐसा बॉयकॉट कर दिया लोगों ने। ठीक है, आप देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसार वेटलैंड्स या रामसार साइट्स ये आपके है फर्स्ट है यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज्यादा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज्यादा आपके रामसार साइट्स है। और एरिया वाइज देखोगे मैक्सिमम एरिया अंडर रामसार साइट्स ये है आपका, वो लिथियम ट्रायंगल में बी कौन सा है? बोलिविया। बोलिविया। ये जब कर लिया ना आपने, ठीक है, अब इसके बाद एक छोटा कॉन्सेप्ट लिखो यहाँ पे, विच इज नोन एज योर मॉन्ट्रियू रिकॉर्ड। ओके, यहाँ पे अगेन लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ है ये। चलो सवाल ही करवाते हैं सवाल आपको। मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड क्या है? आपने भाई कमिट कर दिया कि हाँ हम अब इस वेटलैंड का हम प्रोटेक्शन करेंगे, प्रिजर्वेशन करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे, पर अब गवर्नमेंट शायद स्टेप्स नहीं ले रही है, या उसको जो प्रॉब्लम है उस वेटलैंड को वो एड्रेस नहीं कर रही है, तो ये तरीके से रेड लिस्ट है। अगर एक वेटलैंड को आप मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड, रिकॉर्ड क्या है? एक लिस्ट है, हाँ समझ लो ऐसे कि वो जो लोग क्लास में हल्ला कर रहे हैं उन लोग का लिस्ट, एक नेगेटिव लिस्ट है। इस लिस्ट पे अगर कोई वेटलैंड चढ़ जाता है इसका मतलब कि वो अब थ्रेटेंड है, हाँ? उसका प्रोटेक्शन, उसका कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन सही से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको लिखिए नेगेटिव लिस्ट है ये, मतलब इस पे जाना कोई खुशी की बात नहीं होगी, पहली बात। और लिखिए यहाँ पे नेक्स्ट में, इफ अ वेटलैंड गेट्स लिस्टेड ऑन मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड, लिखिए शाह ऑफ ईरान, करेक्ट, लिखिए इफ अ, फर्स्टली क्या है, इट इज इफ अ वेटलैंड gets listed on Montreal record, okay, it essentially means that there has the protection, preservation and conservation is threatened. Protection, preservation and conservation is inadequate, ठीक है, काम ठीक से नहीं चल रहा है, thus stress on wetland, ठीक है, stress है अपने wetland के ऊपर, ठीक है, and thus change in the ecological character of the wetland may be a possibility. ठीक है, लिख डालो। ठीक है, लिखाइए, लाइक फैट ऑफ ग्रे लिस्ट, करेक्ट, ठीक है। व्हाट इज अलाउड ऑन वेटलैंड्स, वी विल डिस्कस, चलो अभी करते हैं एक एक करके, वी विल डू वन बाय वन, क्या क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, ऑल ऑफ दैट विल बी डन, डोंट वरी। आपके चैट्स पढ़ते रहूं मैं तो फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है अलग, ये मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड है, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड है, प्रोटोकॉल नहीं है। रिकॉर्ड मतलब समझ जाओगे कि एक लिस्ट है, करेक्ट, लिस्ट है तो इसलिए मतलब ये अपडेट होता रहता है हमेशा से हमेशा। गॉट इट, अब आगे बढ़ो, और अब एक और चीज लिखिए, द क्राइटेरिया फॉर वेटलैंड कमिंग अंडर इकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज मींस, क्राइटेरिया भी डिक्लेयर करेंगे ना राहुल। देखो इकोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब क्या होता है, इकोलॉजिकल अर्थ, गो बैक टू द नोट्स, आपका जो प्रेवलेंट फॉर एग्जांपल बर्ड लाइफ, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ जो भी है उधर, हाँ, अगर उनके नंबर में घटाव हो रही है, ठीक है, अगर आपका इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेटलैंड अफेक्ट हो रहा है, तो क्या है कि देन यू कैन गो अहेड एंड पुट अ पर्टिकुलर वेटलैंड ऑन द मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड। ठीक है, ये समझो कि ये रिकॉर्ड पे जाना किसी वेटलैंड के लिए खराब बात है, इवेंचुअली इट शोज दैट द गवर्नमेंटल एफर्ट्स आर नॉट गुड इनफ, और करना जरूरी है, तभी इसको एक वेटलैंड को यहाँ डाला जाता है ताकि अवेयरनेस रेस हो, गवर्नमेंट का भी थोड़ा नाम खराब होता है ना, तो वो लोग एफर्ट डालते हैं कि हाँ भाई वेटलैंड इस पे चला गया तो चल थोड़ा एफर्ट डालते हैं, हाँ, जो प्रॉब्लम से एड्रेस करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखिए, क्राइटेरिया लिखो, चलो क्राइटेरिया फॉर रामसार साइट इंक्लूजन, एक वेटलैंड में क्या क्या होना चाहिए। आपके घर के पास में भी तो एक लेक या पॉइंट या कुछ होगा, उसको क्यों नहीं रामसार में डाल देते? करेक्ट, फेयर क्वेश्चन होना चाहिए कि मेरे घर के पास वाला पॉइंट को क्यों नहीं डाल देते, क्यों, कुछ ही आप डालते हो, तो वहां पे लिखो नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट, 20,000 प्लस वाटर बर्ड्स को सस्टेन करना चाहिए आपका वेटलैंड, मिनिमम 20,000, ठीक है, 20,000 वाटर बर्ड्स को सस्टेन करना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए वहां पे, ओके, इट इज नियर नेचुरल वेटलैंड। नियर नेचुरल वेटलैंड मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब अगर आपने बनाया भी है ना, आर्टिफिशियली बनाया है, तो वहां पे इट इज सच दैट इट रेप्लिकेट्स द नेचुरल वेटलैंड, अगर आर्टिफिशियली भी बनाया है तो इट हैज ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ नेचुरल वेटलैंड। ओके, नेक्स्ट लिखिए नंबर 3, इट सपोर्ट्स, और यहाँ पे आपको थोड़ा ये करना पड़ेगा, IUCN रेड लिस्ट के अंदर हमने देखा था नियर थ्रेटेंड से लेकर क्रिटिकली इंडेंजर्ड तक, करेक्ट, तो यहाँ पे लिखिए इट सपोर्ट्स वल्नरेबल, इंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज। आपका वेटलैंड में ये भी मिलना चाहिए, कोई एक भी मिलेगा तो चलेगा, चाहे वो वल्नरेबल हो, इंडेंजर्ड हो, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो, एज पर IUCN लिस्ट। अब आपके घर के अगर पास के पोखर में ऐसा नहीं आता है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। नंबर 4, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया, बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया होना चाहिए। नंबर 5, ओके, इंडिजिनस फिशेस भी होने चाहिए यहाँ पे, लिखिए यहाँ पे इंडिजिनस फिश स्पीशीज शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, ये 5 आपको याद रखना है। वाटर बर्ड्स, अरे वाटर बर्ड्स क्या होते हैं, जो पानी के ऊपर पाया जाएगा। नेम मी सम वाटर बर्ड्स फ्रेंड्स, बताओ कोई वाटर बर्ड्स का नाम बताओ, आसपास आपके लेक पे जो भी घूम रहा हो।
बताओ क्या क्या है, डक्स वक्स है? हाँ कहाँ गया वाटर बर्ड्स? हाँ भाई कुछ एग्जाम्पल बताओ मुझे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है डक, एक एग्जाम्पल है हेरॉन, और बताओ कौन कौन से होते हैं जो आपने देखा होगा। पेलिकन वगैरह देखा है, एक टांग पे खड़ा रहता है, स्टॉर्क होता है। गुड, फ्लैमिंगो करेक्ट, गुड, क्रेन वेरी नाइस। लिखो उधर, आपका किंगफिशर भी तो वाटर बर्ड माना जाता है, किंगफिशर। हाँ, कॉर्मोरांट आपका, स्वान जो है, स्वान कॉर्मोरांट, ये वाटर बर्ड्स होते हैं, तो ये आपको मिलने चाहिए उधर, नहीं मिले तो फिर क्या ही फायदा। ठीक है, गॉट इट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को थोड़ा करंट अफेयर सब करते हैं। देखो अभी हाल फिलहाल में काफी सारे रामसर साइट्स ऐड हुए हैं, उसका बस मैपिंग देखना है आपको, व्हिच आई विल डू लेटर। फिलहाल भी देखते हैं अनदर कॉन्सेप्ट दैट हैज कम, उसका नाम है वेटलैंड सिटीज। यस, नेक्स्ट लिखिए यहाँ पे वेटलैंड सिटी, वेटलैंड सिटीज। इंडिया में कौन सा टाउन या सिटी को कहते हैं द टाउन या सिटी ऑफ लेक्स? किस टाउन या सिटी को कहते हैं टाउन ऑफ लेक्स या सिटी ऑफ लेक्स? हैदराबाद नहीं भाई, देखो दो जगह को कहते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वीन ऑफ द हिल्स का अगर पूछा जाए तो दार्जिलिंग को भी कहते हैं, शिमला के लोग भी क्वीन ऑफ द हिल्स बोलते हैं, तो ऐसा कुछ ये तो है नहीं। पर इंडिया में आप देख रहे हो कि एक दो पर्टिकुलर सिटीज हैं जो फाइट मार रही हैं टू गेट इनटू द वेटलैंड सिटीज, ठीक है, कि इंटरनेशनल एक फोरम है अगेन। क्यों है? देखो आपका पूरा वर्ल्ड में, ठीक है, मान लो ये आपके सारे कॉन्टिनेंट्स वगैरह, ठीक है, अभी एक वेटलैंड इधर है, देखो क्या सीन क्या है, समझो पहले। मान लो एक वेटलैंड इधर है, एक वेटलैंड इधर है, एक वेटलैंड इधर, एक इधर, एक इधर। अब ये क्या कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम टुगेदर हैव कम एंड मेड अ प्लेटफॉर्म। सारों ने बोला कि हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाएंगे और वहां आके हम अपने नॉलेज शेयरिंग करेंगे, हमारे एक्सपीरियंसेस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? नॉलेज शेयरिंग। भैया मान लो यूएसए वाला आके अपना ज्ञान दिया कि हाँ भाई हमारे वेटलैंड पे हमने ये प्रॉब्लम ऑब्जर्व किया, श्रीलंका वाला आके कुछ और उसने कहा कि हमारे यहाँ हमने ये ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, आप बेस्ट प्रैक्टिसेस निकाल रहे हो, दूसरी की गलतियों से आप सीख रहे हो। हर बार कोई जरूरी नहीं है कि खुद गलती करके सीखो, कभी कभी दूसरों की गलती देख के भी आप सीखते हो कि ये नहीं करना है मुझे, करेक्ट। आप लोग अपने प्रिपरेशन के दौरान भी यही करते हो कि हाँ मेरे दोस्त ने मिस्टेक किया था तो चलो आई शुड नो अबाउट इट। सेम थिंग यहाँ पे, इसके दोस्त ने मिस्टेक किया था तो चलो हमें ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए वेटलैंड सिटीज का कॉन्सेप्ट आया। तो लिखो उधर वेटलैंड सिटीज का कॉन्सेप्ट जब आप समझ गए हो कि नॉलेज शेयरिंग मैकेनिज्म है ताकि आप अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस निकाल सको, क्या गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। तो मान लिखिए पॉइंट नंबर 1 वेटलैंड सिटीज के अंदर सबसे पहले लिखो कि दो हमारे टाउन्स या दो सिटीज हैं जो कि इसके चलते चल रहे हैं, मतलब रेस में, ठीक है। तो इसको अपडेट करोगे आप लेटर, अपडेट दिस लेटर, और यहां पे लिखिए उदयपुर एंड भोपाल आर इन द रेस टू बिकम इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटी, ठीक है। नॉर्मली आप देखोगे न्यूज़पेपर्स ऑलमोस्ट कह दिए कि उदयपुर ही होगा, बट अभी तक वो फॉर्मल नोटिफिकेशन आई डोंट थिंक आया है, ठीक है। उदयपुर एंड भोपाल आर इन द रेस टू बिकम इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटी, ओके। मुझे बताइए उदयपुर के पास कौन कौन से लेक्स हैं? कोई है क्या राजस्थान के इधर? एनीवन फ्रॉम राजस्थान हियर, या कोई गुमनाम क्या है उदयपुर? मुझे बताओ वहां पे जो 5 लेक्स हैं, 5 लेक्स आर देयर, वो क्या है उनके नाम? उदयपुर के 5 लेक्स, फॉर एग्जांपल एक पिचोला है, एक फतेह सागर है। पिचोला तो चलो सबको पता होगा, पिचोला लेक तो है ना, फतेहपुर है, फतेह सागर, करेक्ट। और लिखो 5 लेक्स, सबसे पहला है लेक पिचोला, ये तो ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे। उसके बाद लिखिए फतेह सागर, ठीक है, फतेह सागर FATEHSAGAR, फतेह सागर। और जयसमान दूध तलाई, वेरी नाइस, गुड। आप लोग सारे राजस्थान से हो क्या? मैं राजस्थान के बैच को पढ़ा रहा हूँ आज। लिखिए फतेह सागर, दूध तलाई, दूध तलाई, ओके। फतेह सागर के बाद है आपका राणा सागर, नहीं रंग सागर और स्वरूप सागर, 1 2 3 रंग सागर और स्वरूप सागर, एक रूप महास्वरूप, क्या बात है, चलो, ओके। वेटलैंड सिटीज का कॉन्सेप्ट नंबर 3 लिखिए, वेटलैंड सिटीज इज अ पार्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन। ये आई थिंक हुआ नहीं है मेरे ख्याल से, ये चेक करूं क्या मैं? वेट लेट मी जस्ट चेक वंस। उदयपुर हो गया क्या ये न्यूज़? लेट मी चेक। 14 अक्टूबर 13 अक्टूबर, रेसेस टू मेक हिस्ट्री, डिटेल्स इनसाइड नहीं हुआ है, क्यों झूठ बोल रहे हो? लाइकली टू बी, हाँ हुआ नहीं अभी तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए फ्रेंड्स, ठीक है। नंबर 4 लिखो यहाँ पे, नंबर 4 लिखिए यहाँ पे, ठीक है, कि अभी तक आपके ग्लोबली 25 सिटीज आर वेटलैंड सिटीज, ठीक है। इंडिया के आसपास देखोगे तो श्रीलंका में जो कोलंबो है, ठीक है, कोलंबो को वेटलैंड सिटी घोषित किया गया है, ओके। कोलंबो श्रीलंका, ओके। यहाँ पे लिखिए नेक्स्ट, चाइना हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड सिटीज, चाइना हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड सिटीज। मुझे बताओ ये सैकविल वेटलैंड कहाँ पे है? सैकविल कहाँ पे है? सैकविल ज्योग्राफी मैपिंग, वेरी सैकविल फ्रेंड्स, बताओ बताओ। स्पेन? नहीं 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 नहीं, स्पेन में नहीं है, विल है ना, VILLE, तो इट हैज टू बी ईदर यूएसए और कनाडा। सैकविल है ना, विल का अर्थ है कि वो उधर का ही जगह होगा, ठीक है। तो लिखो सैकविल इज इन कनाडा, सैकविल कनाडा, कोलंबो श्रीलंका, ओके। केप टाउन कहाँ पे होगा? एक मोरक्को वाला भी, वो भी करा दूं चलो। केप टाउन कहाँ पे होगा? ये तो चलो मैच होता रहता है, अभी इंडिया का टूर भी चल रहा है तो आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए इफरानी, ये है मोरक्को में। प्रोमिनेंट एग्जांपल्स बता रहा हूँ, 25 से 25 जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 25 से 25 जानने पर इतना ध्यान रखो कि इंडिया का अभी तक एक भी नहीं हुआ है और हमारा शायद उदयपुर पहला होगा मोस्ट लाइकली, ओके। आपको एक और होमवर्क दे रहा हूँ मैं, अब जाके भोपाल के सारे लेक्स का नाम पता करो और इधर लिख डालो ऐड, भोपाल के जो भी लेक्स हैं यू शुड नो अबाउट देम, कंसीडरिंग कि ये दोनों अभी न्यूज़ में है,
गॉट इट फ्रेंड्स? भोज लेक तो एक सबको पता है, ठीक है चलो। क्राइटेरिया ऑफ रामसर इंक्लूजन, वेटलैंड सिटी है क्या? अरे दीपेंद्र, वेटलैंड सिटी क्या है? जहाँ पे एक लेक होगा और वो लेक का काम क्या है? इवेंचुअली करने क्या है? आपकी सिटी में लेक है, अब आप किसी और लेक से सीखोगे, किसी और सिटी से सीखोगे कि उनके यहाँ जो लेक है उनसे क्या प्रॉब्लम हो रही है उनको, तो आप नॉलेज शेयरिंग करोगे। उदयपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट समझाएगा सैकविल के मेयर को कि हाँ भाई सुनो, उदयपुर में ये प्रॉब्लम है। हाँ, हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं, लेक में सब लोग बॉटल और ये वो फेंक के चले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हाँ, उधर सैकविल वाला बताएगा हमारे यहाँ अलग प्रॉब्लम होता है, हमारे यहाँ टेम्परेचर वेरिएशन के चलते हमारा प्रोडक्टिविटी ऐसे घट रहा है। तो वो दोनों आपस में डेटा शेयर करेंगे, क्यों होगा? उससे क्या फायदा होगा कि आपको आगे का स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प होगा, है कि नहीं? आप दूसरों की गलतियों से सीख रहे हो, वही है वेटलैंड सिटी का पॉइंट। नॉलेज शेयरिंग प्लस यू कैन अंडरस्टैंड इट, लिख लो ऐसे, इट्स अ नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म, नॉलेज शेयरिंग प्लस इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, पर इसको अपडेट कर लेना गाइस, इसको अपडेट कर लेना, जब भी न्यूज़ आएगा न्यूज़ देखते रहना, जिस दिन भी अनाउंस हो जाता है पीआईबी में आर्टिकल आ जाता है, आप वहां से भोपाल को काट दोगे, मेरे ख्याल से। तो ये 4 पॉइंट का मतलब क्या है? 25 सिटीज हैं वेटलैंड सिटीज, प्रोमिनेंट मेजर वाले इंपॉर्टेंट वाले मैंने आपको लिखाया, सकविल, इफरान, केप टाउन, कोलंबो, ये हैं आपके एग्जिस्टिंग वेटलैंड सिटीज। ग्लोबली 25 सिटीज ऑलरेडी घोषित है वेटलैंड सिटी, इंडिया में अभी तक नहीं हुआ है। और ये लोग क्या करते हैं घोषित होने के बाद? अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बस इतना जानना है आपको। गॉट इट? आगे बढ़े, आगे बढ़े फ्रेंड्स। मोरक्को के पास क्या लिखा? इफरान, IFRANE, इफरान, ये वहां का वेटलैंड है, इफरान वेटलैंड। लिखिए लिखिए, जो लोग लिख रहे हो लिख लो, हड़बड़ाने का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेटलैंड सिटीज हो गया। अब ये तो था इंटरनेशनल वाला, भारत सरकार का पॉलिसी पढ़ लेते हैं अब अपन। भारत सरकार का पॉलिसी एनपीसी है, चलो लेट्स गो नेक्स्ट वन। इंडियन पॉलिसी या गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पॉलिसी फॉर वेटलैंड्स, ऐसे लिखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पॉलिसी फॉर वेटलैंड्स। इसको मार्क करिए, इंपॉर्टेंट, ये हाल फिलहाल में हुआ है और बहुत कुछ हुआ है इसमें, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट। ओके, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले लिखो जो हमारा पॉलिसी का नाम है वो है नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम्स, ऐसे लिखिए, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम्स। अब मुझे एक बात बताओ, ये पॉलिसी बनाने वाले ने नेशनल पॉलिसी प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स क्यों नहीं कर दिया? आसान नहीं हो जाता, है कि नहीं? पर जिस आईएस ने लिखा है एक्वाटिक इकोसिस्टम्स, भाई वो आईएस है, कुछ तो उसमें बात होगी, क्या उसने सोच के लिखा है एक्वाटिक इकोसिस्टम्स, वही शब्द क्यों यूज किया उसने? तो एसेंशियली व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड इज दैट द एक्वाटिक इकोसिस्टम्स पॉलिसी टेक्स केयर ऑफ बोथ माय लेक्स एंड माय वेटलैंड्स। ऐसे समझो, ये दोनों को कवर करता है, हमारे लेक्स को भी और हमारे वेटलैंड्स को भी। ठीक है, एक ही पॉलिसी है हमारे लेक्स और वेटलैंड्स के लिए, इसलिए हमने एक बड़ा टर्म बना दिया एक्वाटिक इकोसिस्टम्स। क्लैरिटी आ रहा है फ्रेंड्स? इजी है, अभी आप ध्यान से सुनोगे ना तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, अब आप देखो इसके पहले क्या था, नंबर 2, इसको हम कहते हैं एनपीसीए, इस पॉलिसी को हम कहते हैं एनपीसीए, शॉर्ट फॉर्म, नेशनल पॉलिसी फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम्स, करेक्ट, एनपीसीए। अब ये एनपीसीए ऐसे लिखो, यहाँ पे एनपीसीए इक्वल्स टू, मैथ्स के जैसा लिखो, एनपीसीए इक्वल्स टू एनएलसीपी प्लस एनडब्ल्यूसीपी, ऐसे लिखो। और उसके बाद लिखिए मीनिंग द पॉलिसी सबस्यूम्ड या इंक्लूड्स पॉलिसी ऑफ, सॉरी, includes previous policy on leaks. Point number 3, लिखिए एनपीसीए ये है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, भारत सरकार पैसा देती है। नंबर 4, भारत सरकार देती है। सर फर्स्ट वेटलैंड ईरान कहाँ है? मोरक्को, मोरक्को। माय मैसेज नेवर रेड, रोट उदयपुर 10 टाइम्स, सृष्टि आई एक्सेप्ट योर मैसेज, सॉरी आई डिड नॉट सी, मैं पढ़ा रहा था क्लास में, बट यस यू आर करेक्ट सृष्टि, उदयपुर इज करेक्ट। ओके, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ऐसे लिखिए। कौन सा मिनिस्ट्री इसको इंप्लीमेंट कर रहा है ये भी लिखो, इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री। कौन कर रहा होगा गाइस, थोड़ा लगाओ दिमाग, कौन सा मिनिस्ट्री कर रहा होगा? भूपेंद्र यादव जी कर रहे होंगे या गजेंद्र सिंह शेखावत जी कर रहे होंगे? गोपाल, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वेटलैंड सिटीज? अरे मैंने आपको बताया ना, नॉलेज शेयरिंग, वो तो जो आपने ऊपर में लिखा वही बेनिफिट्स है, आप दूसरे की गलतियों से सीख रहे हो, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। ओके, टेक्निकल एक्सपर्टीज आपको मिलता है, डेटा मिलता है, एडवाइस मिलता है, गाइडलाइंस इशू होती है, ताकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उदयपुर अपने 5 लेक्स का कंजर्वेशन प्लान ठीक से ड्रॉ कर सके, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उदयपुर क्या होंगे, वही राजेंद्र नगर से जाके पढ़ के गए होंगे वहां पे, हाँ जनरलिस्ट होंगे ना। आप लोग क्या हो, आईएएस क्या होता है? एक जनरलिस्ट होता है, वो मतलब उसको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान है। पर जब आप कंजर्वेशन प्लान बना रहे हो तो आपको स्पेशलिस्ट चाहिए ना, तो उसके लिए स्पेशलिस्ट एडवाइस लेते हो आप। स्पेशलिस्ट एडवाइस कहां से ले रहे हो आप? दूसरे लेक्स, दूसरे वेटलैंड से थोड़ी ना। आप यहाँ दिल्ली में बैठा कोई एसी चैम्बर वाला आपको बताएगा कि अपना लेक का कंजर्वेशन कैसे करो, उसको क्या पता? तो आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हो, ये तो है वेटलैंड सिटीज, करेक्ट, ताकि आईएएस को हेल्प मिल सके पॉलिसी बनाने में, बस। इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है भूपेंद्र यादव जी का, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। नंबर 5, एकदम पॉलिसी समझो गाइस, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, रटने जाओगे तो शाम हो जाएगी फिर। ओके, सबस्यूम्ड इंक्लूड्स प्रीवियस पॉलिसी ऑन लेक्स एंड वेटलैंड्स, ठीक है, ये समझ जाओ, ये नेशनल लेक कंजर्वेशन पॉलिसी, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन पॉलिसी, ये अब खत्म हो गया, ये दोनों अभी पार्ट है एक्वाटिक इकोसिस्टम्स के पॉलिसी का। ओके, गेटिंग इट? लिखिए यहाँ पे एम, एम ऑफ द पॉलिसी क्या है? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, एम ऑफ द पॉलिसी। ओके,
कंजर्वेशन, अब यहां पे प्रोटेक्शन नहीं होगा, कंजर्वेशन प्लस रेस्टोरेशन, कंजर्वेशन प्लस रेस्टोरेशन, जो खराब हो गए हैं, जो नीचे गिर रहे हैं, उनके हेल्प के लिए कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ लेक्स एंड वेटलैंड्स, ऑफ लेक्स प्लस वेटलैंड्स, ठीक है, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन कर रहे हो आप, कंजर्वेशन प्लस रेस्टोरेंट ऑफ लेक्स एंड वेटलैंड्स, ओके, एंड यू आल्सो फाइंड दैट देयर इज अ पार्टनरशिप विथ स्टेट्स, हाउ, मैंने स्टेट्स का कुछ लिखा नहीं है, लिखिए यहाँ पे, अब आप फेडरल स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन कर रहे हो पॉलिसी में ये देख लो, ओके, प्रपोजल्स आर सेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, देखिए, प्रपोजल्स आर सेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन इश्यूज फाइनेंस, देख लो, इसलिए हम कहते हैं इसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, भारत सरकार बस पैसा देती है, स्टेट गवर्नमेंट ही जाके इवेंचुअली डिसाइड करेगी कि उसको कैसे, कौन से वेटलैंड, कहां, कब उसको रिस्टोर करना है या कंजर्व करना है या प्रोटेक्ट करना है, और उसके लिए उसको चाहिए पैसा, तो वो भाई भेजती है मजा अच्छा से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के, जिसको हम कहते हैं डीपीआर, ठीक है, डीपीआर कहते हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये भारत सरकार हर चीज के लिए बनाती है, एक रोड भी बनना होगा ना, 1 किलोमीटर का रोड भी बनना है तो डीपीआर प्रिपेयर होता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो डीसी साहब अपने स्लेव्स से बनवाएंगे, उसके बाद वो भेजेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, वहां पे फिर फाइनली देखा जाएगा कि हाँ भाई कितना जरूरत है, नहीं जरूरत है, वो पैसा सैंक्शन हो जाएगा, गेटिंग इट, क्लियर, मुझे बताओ, क्लैरिटी आई फ्रेंड्स, ओके, नेक्स्ट लिखिए, अदर पॉलिसीज, अदर लिखिए, अदर पॉलिसीज, दूसरे वाले में थोड़ा और लिखिए, अदर पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लक्ष्य आप इस क्लास में हो क्या, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट करेक्ट, थोड़ा सा बस खत्म कर लेते हैं, लक्ष्य इस क्लास में हो क्या, 2 मिनट दीजिए हमको बस, अगर नहीं हो तो मैं आपको बताता हूँ, मैं एक इंग्लिश का क्लास ले रहा था इस दिन में, उसमें स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट है कि सर हमें पॉलिसी का आप हमें हेल्प कर दो, हम ऐसे में कोट करेंगे, आप जानते हो प्रॉब्लम क्या है, पॉलिसी को सिर्फ कोट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं तो मैं आपको डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सीधा बोल देता ना कि रामसर कन्वेंशन खत्म, और जो आपकी बुक्स में एक एक पैराग्राफ लिखा है, उसे तो यूपीएससी छोड़ो, मतलब आप स्टेट सर्विस में भी बंदे हैं, अब पॉलिसी आपको डिटेल में समझना जरूरी है, क्योंकि आपको क्रिटिकल एनालिसिस आना चाहिए, अगर आप ऐसे के भी इंक्लूड कर रहे हो तो यू विल हैव टू राइट अ पर्टिकुलर पॉइंट, सिर्फ नाम मात्र से तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, करेक्ट, वहाँ पे तो स्क्रैबल थोड़ी ना खेल रहे हो, वहाँ पे लिखना है आपको, तो इसलिए मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, फॉर दोज ऑफ यू, क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज भेजा कि सर आप बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हो, बहुत स्लो जा रहे हो, आप स्लो फास्ट का भूल जाओ, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो गाइस, काफी लोग मुझे मैसेज भेज रहे हैं बहुत स्लो पढ़ा रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, वो मेरा इशू है, आप समझने पे ध्यान दो, स्लो फास्ट से क्या होगा, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्या फायदा क्या, इसलिए मैं इतना डिटेल से करा रहा हूं आपको गाइस, चलो लिखो, वेटलैंड्स आर रेगुलेटेड इन इंडिया, वेटलैंड्स आर रेगुलेटेड अंडर, जो पॉलिसी का नाम है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स, ये आया था 2017 में, इंपॉर्टेंट, क्यों, पीवाईक्यू पूछा गया, अभी आपको मैंने जो सवाल दिखाया पीवाईक्यू पूछा गया था इससे, पॉइंट नंबर 2, ओके, यहाँ पे लिखिए वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017, ये क्या क्या किया इसने, नंबर 1 लिखिए वहाँ पे, ओके, और नेशनल वेटलैंड कमिटी लिखिए, नेशनल वेटलैंड कमिटी का गठन हुआ इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे लाल में लिखो इसका एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी रोल है बस, ये लोग बस ज्ञान देंगे, एडवाइजरी रोल, कमिटी है तो ऑब्वियसली, ओके, नंबर 2, रिप्लेस्ड ऑल स्टेट लेवल बॉडीज, ठीक है, रिप्लेस्ड ऑल स्टेट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडीज, पॉइंट 3, एनपीसीए ईयर, नेशनल पॉलिसी ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम्स वाला, वो चेक कर लेना, मेरे को याद नहीं वो ईयर, नहीं तो मैं आपको लिखा था, आई वुड हैव चेक बट आई एम नॉट श्योर ऑफ द ईयर, एक बार चेक करके बता सकते हैं क्या मेरे को प्लीज, प्रखर, अरे आप हो तो आप, अरे प्रखर ऐसे कैसे, आप ऑल ऑफ योर इक्वली इंपॉर्टेंट टू मी, इतना तो आप मान के चलो, पक्षपात नहीं करते हम, नेशनल वेटलैंड कमिटी रिप्लेस्ड ऑल स्टेट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडीज, और यहाँ पे लिखिए इस रूल्स के अंदर रिमूव्ड सर्टेन आइटम्स फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड्स, रिमूव्ड सर्टेन आइटम्स फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड्स, बैक वाटर, एस्टुअरी, लगून, क्रीक, इन सबको हटा दिया, बैक वाटर केरला का, एस्टुअरी आपको पता होगा, क्रीक, लगून, इन सबको हमने हटा दिया है, ध्यान रखना, रिमूव्ड, ठीक है, समझ रहे हो, ये क्रिटिसिज्म है, मतलब आप अब लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दे रहे हो अपने बैक वाटर, एस्टुअरी, क्रीक, लगून को, क्योंकि वो पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, आर यू गेटिंग इट, टेल मी द मेजर थ्रेट्स, व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स फॉर वेटलैंड्स, बस हमको लिस्ट करा दो, मेजर थ्रेट्स फॉर वेटलैंड्स क्या क्या हो सकते हैं, थिंक ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड, कोई भी एग्जांपल आपको नहीं मिल रहा हो ना, वहां से शुरू करो, सबसे पहला बताइए, बस ये खत्म कर लेता, व्हाई इज इट रिमूव, वो तो सरकारी बता पाएगी, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है, एक चीज देखिए, कैन आई से एक वेटलैंड, एक वेटलैंड देखो, इतना तो समझो गाइस, आपका मान लो ये वेटलैंड है, ठीक है, अब एक वेटलैंड का एक कैचमेंट एरिया होता है, ठीक है, इतना ध्यान से समझना कि ये वेटलैंड इन आइसोलेशन आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, वेटलैंड में क्या है, पानी है, अब आपका मान लो कैचमेंट एरिया से आप पानी आने का स्रोत आपने रोक दिया, तो एक होलिस्टिक पॉलिसी क्या चाहेगा कि आप वेटलैंड को तो कंजर्व करो ही, साथ ही साथ उसके कैचमेंट एरिया को भी आप सुरक्षित करो, जहां से कि पानी वो सोर्स करता है, समझ रहे हो, सबसे पहला चीज कि आपका कैचमेंट एरिया को आपको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, अगर अपने वेटलैंड को आपको प्रोटेक्ट करना है, अग्री कर रहे हो कि नहीं,
आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आपका कैचमेंट एरिया कॉम्प्रोमाइज हो गया ना, चाहे आप यहाँ पे 100 करोड़ रुपए लगा दो, डू व्हाटएवर यू हैव टू, पर अगर आप इस एरिया को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो ये अपने आप मर जाएगा। ठीक है, तो सबसे मेजर चैलेंज भारत सरकार के सामने यही है अभी फिलहाल। तो लिखिए यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ कैचमेंट एरिया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड, प्रोटेक्शन ऑफ कैचमेंट एरिया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड। ये एक मेजर चैलेंज है जो हम लोग पीछे हैं इसमें, क्योंकि आप समझ सकते हो आपने वेटलैंड के लिए तो चलो आपने 50 रूल बना दिए, पर कैचमेंट एरिया को कैसे करोगे? करेक्ट। नंबर 2 जो आप लोग कह रहे हो वहां पे आंसर में इन्वेसिव स्पीशीज, बहुत सही, करेक्ट। एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम है मेरा वेटलैंड, करेक्ट। नंबर 3 ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो कि कलकत्ता में भी देखा जा रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। उसका भी जो कैरिंग कैपेसिटी है ना वेटलैंड का, आप कितना उससे निकालोगे? करेक्ट। नंबर 4 ओवर पॉल्यूशन, ओवर पॉल्यूशन एक लिमिट तक ही भाई वो भी इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगा, भगवान थोड़ी ना है वो। ओवर पॉल्यूशन, ओके। एंड नंबर 5 लिखिए लैंड यूज चेंज, लैंड यूज चेंज, ओके। नाउ टेक अ ब्रेक, जाओ अब ब्रेक ले सकते हो। कैचमेंट एरिया क्या है? कैचमेंट एरिया वो एरिया है, ऐसे समझो, ब्रेक है गाइस, ठीक है। 5 पॉइंट एक्सप्लेन प्लीज। लैंड यूज चेंज, आपके वेटलैंड के आसपास का एरिया, फॉर एग्जांपल मान लो एग्रीकल्चरल लैंड था, अब आपने वेटलैंड के लिए तो सेम एग्जांपल देखो इधर, इसके आसपास मान लो आपके एग्रीकल्चरल लैंड थे, ठीक है। आपके सारे रूल्स रेगुलेशन इस एरिया के लिए है। अब मान लो एग्रीकल्चरल लैंड था तो क्या होता है, एग्रीकल्चरल लैंड में आपका पानी आराम से जा सकता है, कोई हर्डल नहीं है, करेक्ट। अब आपने उस लैंड का कैरेक्टर चेंज कर दिया, आपने कहा नहीं अब ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए, वहां पे आपके फैक्ट्रीज बन गए, घर द्वार बन गया, मार्केट बन गया, तो क्या हो रहा है, आपका जो फ्लो ऑफ वाटर जो नेचुरली जाता है आपका वेटलैंड में अब नहीं जा रहा है। आपके वेटलैंड को पानी की जरूरत है, आप पानी रोक रहे हो। तो आप यहाँ पे चाहे जितना रामसार कन्वेंशन कर लो, जितना एनपीसीए कर लो, जितना एनएलसीपी कर लो, एनडब्ल्यूसीपी कर लो, अगर आपने ये एरिया को लैंड यूज आपने चेंज कर दिया है, क्या ये तो अपने आप हो जाएगा, समझ रहे हो? तो लैंड यूज चेंज अराउंड दी वेटलैंड हैज टू बी अवॉइडेड। एग्रीकल्चरल लैंड है या जो फॉरेस्टेड एरिया है रहने दो उसको मत छेड़ो, क्योंकि वही तो कैचमेंट एरिया डिफाइन करेगा ना मेरा, करेक्ट, ओके। एनपीसीए एंड डिफरेंट पॉलिसीज में क्या डिफरेंस लिखा है तो एनपीसीए दोनों को लेकर चलता है, लेक्स और वेटलैंड्स को, ठीक है। पहले जो हमारे पॉलिसीज होते थे, एक पॉलिसी लेक के लिए था, एक पॉलिसी वेटलैंड के लिए था, अब हमने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिसीज, ठीक है। एनपीसीए ठीक है, ओके 2013, ठीक है। जब ब्रेक लेगा मैं कुछ नहीं कर रहा, 5 मिनट 7:40 पे शुरू करते हैं, 7:40 पे शुरू करेंगे। जो लोग लिख रहे हो लिख डालो ये प्लीज, मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूं। हां लिख डालिए, लेट मी हैव सम वाटर मीनवाइल, लेट्स रीग्रुप एट 7:40। उसके बाद आधा घंटा 40 मिनट का है, आज आपको टाइम से कर देंगे, इसका करेंगे कोस्टल रेगुलेशन जोन। तब तक चलो ना, अगर कर लिया तो सवाल सॉल्व करते हैं, जब तक बाकी लोग चाय कॉफी लेके आ रहे हैं। चलो सवाल सॉल्व करते हैं आपके साथ, सवाल लगाने में मजा है ना फ्रेंड्स, क्या यार कुछ भी कहीं भी खुल जाता है, ओके। वैसे आज मैं सोच के तो रखा हूं कि आपके टेलीग्राम पे भी मैं डालूंगा सवाल, और आप लोग देख रहे हो क्या, एक चीज ध्यान से देखना, जो आप पढ़ रहे हो और जो सवाल आप लगा रहे हो, कितने लोग गलत कर रहे हो, मतलब वो सही से नहीं पढ़ रहे जो पढ़ना चाहिए। हाँ भाई बताओ तो इसका आंसर, जो लोग देख रहे हो। इफ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज बॉट अंडर मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड, मैंने आपको बताया मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड क्या होता है, पीवाईक्यू बाय द वे, ठीक है। उसका अर्थ क्या है, क्या होगा मुझे बताओ इन चारों में से बताइए। अगर मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में आ रहा है तो क्या होगा आंसर? यस यस ब्रेक ब्रेक। जो 3 कह रहे हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी तो हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में पढ़ा था, कल्चरल और नेचुरल डाइवर्सिटी या हेरिटेज की बात, तो 3 तो हो ही नहीं सकता। 2 देखो, द कंट्री इन व्हिच द वेटलैंड इज लोकेटेड शुड इनैक्ट अ लॉ टू प्रोहिबिट एनी ह्यूमन एक्टिविटी विदिन 5 किलोमीटर्स फ्रॉम द एज ऑफ द वेटलैंड। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको नोट्स में कहीं बताया भी नहीं है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, प्लस आपको पता है कि ये जो क्राइटेरिया है ना, इनैक्ट अ लॉ, अगर इंटरनेशनल ट्रीटी को इफेक्ट देने के लिए आपको डोमेस्टिक पॉलिसी बनाना पड़ रहा है, लेजिस्लेशन बनाना पड़ रहा है, वो है साइट्स, नॉट रामसर, ओके। नंबर 1 क्या है, चेंजेस इन द इकोलॉजिकल कैरेक्टर, मैंने लिखा है आपको, चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ द इकोलॉजी, ये पीवाईक्यू है भाई, कौन से साल का पीवाईक्यू है ये, कौन से साल में पूछा था ये, किसी एक साल का पूछा हुआ है, समझ रहे हो? कोई बात नहीं भावना, कोई बात नहीं, ध्यान से पढ़ो। देखो एक एक सेंटेंस को ध्यान दीजिए, हमने आपको कल्चरल डाइवर्सिटी वेटलैंड के कॉन्सेप्ट में तो बताया नहीं ना, वो तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है, करेक्ट। और भी कोई रामसर के है क्या पीवाईक्यू, उसको देखते हैं, जब तक बाकी लोग आ रहे हैं तब तक थोड़ा सवाल तो देखिए। रामसर मींस पीवाईक्यू, देखते हैं मींस में क्या क्या पूछा गया है। व्हाट इज अ वेटलैंड, एक्सप्लेन द रामसर कॉन्सेप्ट ऑफ वाइज यूज, साइट 2 एग्जांपल्स ऑफ रामसर साइट्स। कितना इजी है भाई, आराम से लिख दोगे आप लोग। 1 1 स्मृति रेखा 1 ही तो है ना आंसर। हाँ रुमाना सर प्लीज एक्सप्लेन 20,000 प्लस वर्ड सस्टेन, मतलब क्या है, आपके वेटलैंड में 20,000 मिनिमम वाटर बर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। तभी तो आप कहोगे कि इट इज बायोडाइवर्सिटी रिच, याद है आपका बायोडाइवर्सिटी का हम रिचनेस, स्पीशीज रिचनेस हमने कैसे समझा था, एक होता है हॉरिजॉन्टल रिचनेस, एक होता है वर्टिकल रिचनेस, ठीक है। नंबर भी ज्यादा होने चाहिए और टाइप्स भी ज्यादा होने चाहिए। सर प्लीज एक्सप्लेन बैक वाटर, अरे बैक वाटर तो ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है बाबू, केरला में बैक वाटर आपने नहीं सुना है, लोग शादी के बाद घूमने जाते हैं उधर केरला बैक वाटर्स में, क्यों जाते हैं? वाइज यूज क्या है भाई, सस्टेनेबल यूज, थिंक ऑफ इट, जो मैंने आपको यहाँ लिखा है, हाँ ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं करना है, वही तो है वाइज यूज, जो इस कलकत्ता वेटलैंड्स का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। अनसस्टेनेबल यूज नहीं करना है, और क्या है बस। व्हाट इज द बैक वाटर फ्रेंड्स, हमको बताओ, बताओ बैक वाटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हाँ ज्योग्राफी। केरला के बैक वाटर्स कैसे बने फ्रेंड्स, बताइए। ब्लैक टाइगर नहीं, ब्लैक वाटर, 20 के बर्ड्स पे था, 20 के बर्ड्स। जो काम वाटर है आपका, आपका रिवर कोर्स का जो करंट होता है ना, उस करंट से हटके स्टैग्नेंट वाटर है वो। नाउ दैट कैन बी बिकॉज़ ऑफ एन ऑब्स्टेकल, इट कैन बी बिकॉज़ ऑफ अ टाइड, एन नंबर ऑफ रीजंस, बट बैक वाटर क्या है, स्टैग्नेंट पानी होता है और वो मेन करंट का, रिवर करंट का हिस्सा नहीं होगा, दैट इज इट। तभी तो केरला के बैक वाटर्स बने ना, आलापुया वगैरह क्या है वो। क्राइटेरिया टू बिकम वेटलैंड सिटी ऐसा कुछ नहीं, जस्ट शुड जस्ट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वेटलैंड्स दैट शुड बी मैनेज्ड वेल, दैट इज इट, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है।
ঠিক আছে इजी है ना ये रूल्स वगैरह मैं बता रहा हूँ इजी पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट है इस तरह के सवाल आ गए ना तो आपको खुश होना चाहिए क्योंकि अगर कोर एनवायरनमेंट घुस घुस के पूछ लिया तब तो बहुत लोग प्रॉब्लम आ जाएंगे इस तरह के पूछे तो बहुत आसान है ऐसे सोते सोते कर दोगे बात अब हम करेंगे नेक्स्ट चलो लिखिए क्या गाइस बढ़ेगा आगे 7:40 हो गया क्या आप बंगाली है नहीं मैं बंगाली नहीं हूँ मैं बिहार से हूँ पर मैं बंगाली जानता हूँ बताइए बताइए मेरा पूछिए पूछिए नहीं फ्लोरा फोना का साइंटिफिक नेम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बैक वाटर अभी बताया शिवंग अब भी बताया विशाल पढ़ पा रहे अरबिया स्टैटिक मोर और लेस स्टार्ट किया जाएगा लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स अरे बहुत सारे अब इंडिया के आप लिखना चाहोगे तो बहुत सारे अब चिल्का से लेके नीचे सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा लिखना चाहते हो लिस्ट ऑफ रामसर साइट तो मैं आपको लिखा देता हूँ या आपकी बुक में दिया होगा ऑल ऑफ दोस हरिके रोपर हरिके पंजाब में है करेक्ट सारे वेटलैंड साइट्स आपको लिखने पड़ेंगे ठीक है चिल्का है भितरकनिका है नीचे चले जाओ हाँ यू विल हैव पचावरम मैंग्रोव करेक्ट पॉइंट कैलमियर है पिचावरम बहुत न्यूज़ में है आपका उधर गुजरात में जो चल रहा है गुजरात में नाल सरोवर है सारे एरियाज थाने क्रीक वगैरह फर्स्ट साइट कौन सा था कौन सा होगा मुझे बताओ मैं आपको बताऊंगा कौन सा साइट आपको लगता है सबसे पहला रहा होगा इंडिया का चिल्का चिल्का जब क्रीक को हटा दिया तो फिर सर क्रीक कैसे है वेटलैंड दीपेंद्र क्रीक एज अ वाटर बॉडी दे हैव रिमूव्ड इट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड्स डज दैट चेंज द फैक्ट दैट इट इज अ वेटलैंड नो करेक्ट तो वो लिस्ट में रहना ना रहना से क्या फर्क पड़ता है अब बस उसके लिए कंजर्वेशन नहीं चल रहा है उसको हमने छोड़ दिया करेक्ट अगर आपका वो एक पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर होता तो स्टेट सपोर्ट होता फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन अब पैसा नहीं आ रहा मेन मुद्दा ये पैसा नहीं देंगे ठीक है दैट इज इट नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम करेंगे मैं लिस्ट आपको बता दूंगा फ्रेंड्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इस साल जो है वो भी उतने पूछे नहीं जाते पर ठीक है विल फिगर इट आउट आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन्स नेक्स्ट टॉपिक है दिस इज टू डू विद कोस्टल रेगुलेशन जोन्स यहाँ पे लिखिए इंपॉर्टेंट पिछले 3 क्लासेस के नोट्स इसलिए मैं लिखा रहा हूँ आपको क्योंकि इससे सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं फ्रेंड्स नहीं तो आई कैन अश्योर यू कि मेरे को ऐसा फिर से एक ही चीज लिखने में कोई मजा नहीं आता बट आई एम डूइंग इट बिकॉज़ इट इज रिक्वायर्ड फॉर यू ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टाइमलाइन कोस्ट के प्रोटेक्शन कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन के लिए है ये सबसे पहला लॉ आया था कोस्टल रेगुलेशन जोन इन द ईयर 1991 लिखिए यहाँ पे कोस्टल रेगुलेशन जोन फर्स्ट टाइम इन 1991 नंबर 2 इसके करीब 15-16 पॉइंट आप लिखने पड़ेंगे सारे ओके अब यहाँ पे लिखो दो कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है गाइस ठीक है 2-3 कॉन्सेप्ट समझते हैं एक कॉन्सेप्ट है हाई टाइड लाइन का ठीक है एक कॉन्सेप्ट है हाई टाइड लाइन एक कॉन्सेप्ट है लो टाइड लाइन अब समझो क्या सीन है ओके मुझे बताइए पहले फर्स्ट टेल मी माय फ्रेंड्स ओके टेल मी व्हाट टाइप ऑफ टाइड कैन आई एक्सपेक्ट इफ माय सन माय मून एंड माय अर्थ आर इन अ स्ट्रेट लाइन किस तरह का टाइड बनेगा पहले मुझे बताओ स्प्रिंग टाइड या नीप टाइड मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं स्प्रिंग टाइड या नीप टाइड कौन सा बनता है स्प्रिंग टाइड या नीप टाइड जब आपका सन आपका मून और आपका अर्थ एक लाइन में हो मतलब क्या है इस पार्ट पे मेरा अर्थ का मून का ग्रेविटेशनल इफेक्ट भी पड़ रहा है सन का भी इफेक्ट पड़ रहा है इस साइड पे बल्जिंग होगा मतलब क्या हो गया स्प्रिंग टाइड करेक्ट कैन आई से दिस इज स्प्रिंग टाइड गुड दोस वर राइटिंग स्प्रिंग आपको ज्योग्राफी याद है अभी तक वेल डन अब देखो ड्यूरिंग योर स्प्रिंग टाइड व्हाट यू आइडियली सी इज कि एक हाई टाइड है और एक लो टाइड है लेट्स अज्यूम कि एक ही चल रहा है फिलहाल एक दिन में हाई टाइड है लो टाइड है पानी चढ़ा पानी पीछे रिसीड किया करेक्ट तो HTL जो है हाई टाइड लाइन जिसे हम कहते हैं ओके यहां पे लिखिए इसको कहते हैं HTL इसका अर्थ क्या है द पॉइंट ऑन लैंड पहले ये समझो द पॉइंट ऑन लैंड where water reaches during spring tide where water reaches during spring tide ठीक है और लो टाइड क्या है द पॉइंट ऑन लैंड ओके देखिए इधर LTL कहते हैं इसको द पॉइंट ऑन लैंड at which the lowest water line recedes during spring tide अगर मैं आपको थ्रू डायग्राम समझाना चाहूं तो दिस इज लाइक दिस देखिए लेट्स अंडरस्टैंड इट इन अ सिंपल मैनर नाउ फॉर एग्जांपल इफ दिस इज योर लैंड ओके नाउ ड्यूरिंग हाई टाइड फॉर एग्जांपल आपका पानी आके यहां से रिसीड कर गया तो ये एक बना हमारा ठीक है और ड्यूरिंग लो टाइड आपने देखा कि आपका पानी यहीं तक आया ये एक बना हमारा ये बन गया हमारा HTL ये बन गया हमारा LTL आर यू गेटिंग इट ठीक है सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ हाई टाइड लाइन जो मैक्सिमम पानी कहां तक चढ़ा और मिनिमम कहां तक रिसीड किया इस लाइन से हमने एक डिफरेंट कांसेप्ट निकाला है द कांसेप्ट ऑफ जोनेशन कोस्ट पे आपका टाइड्स हमेशा आ जा रहा है अब सोचो क्यों किया गया ये टाइड्स आ रहा है कभी आप गोवा गए होंगे गोकर्णा दीघा पारादीप विशाखापट्टनम कहीं पे भी गए होंगे आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि आपके बीच पे आपके परमानेंट पक्का घर नहीं मिलते शैक्स होते हैं अब बैम्बू का होगा ऊपर में हे रखा होगा वहां पे बैठ के सब अपना खा पी रहेंगे जो भी बीच पे शैक्स होते हैं कभी भी परमानेंट घर नहीं मिलेगा पक्का घर नहीं मिलेगा क्यों एक रीजन क्या है कि ऑब्वियसली आपका टाइड्स हो जा रहा है ट्रू दूसरा भारत सरकार के CRZ रूल के अंदर अगर आप उधर कुछ ऐसा पक्का घर बनाते हो तो अगला दिन डीएम को कुल्हाड़ी लेके आएगा तोड़ने के लिए एसेंशियली टू से इट इज कंप्लीटली फॉरबिडन यू कैन नॉट डू इट ओके तो राइट डाउन नंबर 3 लिखिए यहाँ पे ये डायग्राम ड्रॉ करो ड्रॉ दिस डायग्राम इसमें थोड़े 2-3 कांसेप्ट आपको समझना जरूरी है सर समझ नहीं आ रहा देखो फिर से बताते नो प्रॉब्लम लेट्स लुक एट इट फिर से देखिए जिनको थोड़ा भी डाउट है फिर से देखो हाई टाइड के टाइम क्या होता है पानी चढ़ता है किसी एरिया में ये मान लो मेरा एरिया है
इधर ओशन है आपका, हाई टाइड के दौरान पानी आया, मान लो इस एरिया तक आया और फिर वापस चला गया, हाँ दिस वाज द एरिया। तो ये मैक्सिमम एरिया है जहां पे कि वो लैंड तक आया, अंदर तक। इस पॉइंट को हम कहेंगे माय हाई टाइड लाइन। जब हाई टाइड हो रहा था कितना अंदर तक पानी आया, और उसके बाद देखोगे एक लो टाइड लाइन होता है, रिसीड करता है पानी अब, तो वो भी हमको मेजर करना है कि कहां तक गिरता है हमारा पानी। फॉर एग्जांपल हमने नोटिस किया कि यहां तक हमारा लो टाइड लाइन है, इसके नीचे ओशन की तरफ नहीं जाता, मिनिमम लाइन है, तो ये हो गया एलटीएल। अब ये डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिसी, भारत सरकार का जो कोस्टल रेगुलेशन जोन का जो पॉलिसी है वो इन दो टर्म्स को मेंशन करता है। तो अगर पॉलिसी मेंशन करता है तो स्टूडेंट्स आपको तो फॉर श्योर जानना चाहिए। अब मुझे बताइए, पहले हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब हमको बताओ, स्मृति रेखा हमको बताइए, ये मैक्सिमम वो लाइन है जहां तक कि आपका पानी चढ़ा, हाई टाइड के दौरान जितना पानी अंदर आ सकता था, और लो टाइड क्या है, पानी जब रिसीड कर रहा है तो किस लोएस्ट पॉइंट तक गया, फिर देखोगे वहां से चढ़ता है वापस, हाई टाइड लो टाइड, हाई टाइड लो टाइड, ऐसे तो है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम वाले को हम कहते हैं एसटीएल, मिनिमम वाले को कहते हैं एलटीएल। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अभी? अब क्लियर है, गुड। नाउ वी कैन गो अहेड एंड अंडरस्टैंड द पॉलिसी। अगर ये समझिए ना आपने, तब अब ये पॉलिसी तुच्छ है, ठीक है, क्योंकि आधा चीज ये टेक्निकल टर्म में किसी को समझता नहीं। अब नंबर 3 लिखो इधर, अब नंबर 3 लिखिए इधर, यहां पे लिखिए द कोस्टल एरियाज दैट गेट इन्फ्लुएंस्ड by HTL up to 500 meters, get influenced by the high tide line up to 500 meters, up till LTL, okay, up till LTL, इस एरिया को, the entire area is coastal regulation zone। लिखिए इसे, ओके। जोर भाटा, करेक्ट स्मृति रेखा, हिंदी में भी वही बोलते हैं, जोर भाटा, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो अभी पॉलिसी क्या कह रहा है मुझे, सेंड द कोस्टल एरियाज दैट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द हाई टाइड लाइन अप टू 500 मीटर। तो इसका अर्थ क्या हुआ, डायग्रामेटिकली अगर मैं समझाना चाहूं ना तो ऐसे देखो, ये अगर आपका लैंड है, ये आपका हाई टाइड लाइन है, ये आपका लो टाइड लाइन है, ठीक है। तो ये एरिया, रुको मैं फिर से डिफरेंट कलर से कर देता हूं ताकि आप लिख पाओगे। तो ये पूरा एरिया, ये बीच का, क्योंकि यहां तो पानी मूव कर रहा है, और साथ में इस साइड से 500 मीटर और, मतलब एलटीएल से लेके आपको हाई टाइड लाइन, और हाई टाइड लाइन से अनदर आधा किलोमीटर, 500 मीटर, ये पूरा का पूरा एरिया मेरा सीआरसी घोषित हो गया। समझ रहे हो, फ्रॉम योर लो टाइड लाइन, योर हाई टाइड लाइन, और हाई टाइड लाइन से 500 आधा किलोमीटर और, वो पूरा का पूरा एरिया मेरा कोस्टल रेगुलेशन जोन है। पहले ये समझो, डायग्राम से समझाया तो लिखा ना। ये क्या है, ग्रीन वाला लो टाइड लाइन, जहां पे पानी सबसे नीचे रिसीड कर रहा है, हाई टाइड लाइन जहां सबसे पानी चढ़ रहा है। हाई टाइड लाइन मान लो पॉइंट, मान लो कोस्ट आपका ऐसा है, चलो डायग्राम के थ्रू, बेटर डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंड इट दिस वे, हियर इज योर ओशन एंड योर बीच, ठीक है। मान लो लैंड आपका इधर ब्रेक कर रहा है, आप क्या देख रहे हो कि आपका हाई टाइड लाइन जो है फॉर एग्जांपल यहां तक है, यहां तक मेरा पानी आता है, और लो टाइड लाइन के दौरान फॉर एग्जांपल पानी यहां तक जाता है, ठीक है। तो बाय द कोस्टल रेगुलेशन जोन, उसके हिसाब से ये पूरा एरिया तो है ही है, क्योंकि इसके बीच पानी मेरा ऑसिलेट कर रहा है, इसके बीच मेरा पानी हाई टाइड लो टाइड हो रहा है, और हाई टाइड लाइन से अनदर 500 मीटर, इस पूरे एरिया को हम सीआरजी घोषित कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? व्हाट इज माय सीआरजी? हाई टाइड लाइन प्लस 500 मीटर इक्वल्स टू सीआरजी। बट नॉट जस्ट दैट जिमिन, ये एरिया भी जो है ना, ए बी सी, आपका ए बी क्या है, जहां पे टाइड्स चल रहे हैं, हाई टाइड लाइन लो टाइड लाइन, और आपका बी सी क्या है, हाई टाइड लाइन प्लस 500 मीटर। अब सही है, ये है मेरा, दोनों मिला दोगे तब मेरा सीआरजी तैयार हो जाता है, या सीआरजेड, कोस्टल रेगुलेशन जोन। गॉट इट? सबको समझा? इफ हाई टाइड लाइन इंक्रीज, हाई टाइड लाइन एक नॉर्मली आप यू टेक इट, इसलिए तो 500 मीटर का आपने गैप भी दिया ना, कि अगर मान लो आपका टाइडल फ्लक्चुएशंस भी हुआ तो एटलीस्ट आपका वो जोन प्रोटेक्टेड है, जान माल का नुकसान नहीं होगा। करेक्ट? अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं वो देखते हैं फ्रेंड्स। चलो टेक्निकलिटी तो आप लोग समझ गए हो। पॉइंट नंबर 4 लिखते हैं। पॉइंट नंबर 4, पहले कॉन्सेप्ट समझ गए आप। अब ये जो पर्टिकुलर हमारा हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, कोस्टल रेगुलेशन जोन, सीआरजी 1991, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने किया था। और आपने अगर पहले लिखा होगा फर्स्ट क्लास में जब हम डिस्कस कर रहे थे, वी हैड मेंशन्ड आवर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, लिखा था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसी के कॉन्सिक्वेंस में आया है ये एक्ट, ठीक है। तो वो पापा एक्ट था, ये बेटा एक्ट, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, वर्ल्ड कप के 3 साल बाद हुआ था, करेक्ट। ओके, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 लिखिए। ओके, लिखो इधर, सीआरजी रूल्स मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, सीआरजी रूल्स इंप्लीमेंटेड बाय स्टेट, ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हेडेक है ये। नंबर 6, वैसे तो सब कुछ डीएम का हेडेक है, पर ये तो और भी। ओके, नाउ अब सीआरजी रूल्स के अंदर हमने इसको ब्रेक किया है। अब देखो कैसे इंपॉर्टेंट है। वी हैव ब्रोकन डाउन माय कोस्टल रेगुलेशन जोनेशन इनटू 4 ग्रुप्स, ठीक है। सीआरजी 1 लिखिए, यहां पे शॉर्ट नोट्स एकदम। सीआरजी 1, यहां पे है हमारे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज मतलब क्या होगा यहां पे, मुझे बताइए, लिखिए लिखिए, नो कंस्ट्रक्शन अलाउड एक्सेप्ट, और अंडरलाइन करो एक्सेप्ट को, एक्सेप्ट फॉर व्हीलर आइलैंड, अब्दुल कलाम आइलैंड, मतलब डिफेंस प्लस एटॉमिक प्रोजेक्ट्स, बस यही अलाउड है। डिफेंस के लिए आप एक्सेप्शन बना रहे हो, नेशनल सिक्योरिटी में आएगा वो। सीआरजी 2, कोस्टल रेगुलेशन जोन 2, ओके, यहां पे लिखिए इंक्लूड्स अर्बन एरियाज, ओके, इंक्लूड्स अर्बन एरियाज, ओके, दैट
हैव एक्सपेंस नहीं, दैट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, बस दैट आर इंफ्रास्ट्रक्चर रिच, ऐसे लिखो बेटर, दैट आर इंफ्रा रिच। फिर यहाँ पे लिखिए कंस्ट्रक्शन अलाउड ओनली ऑन लैंडवर्ड साइड। CRZ3 CRZ3 ओके, वो अर्बन के लिए था, इंक्लूड्स रूरल एरियाज। ठीक है, CRZ3 इंक्लूड्स रूरल एरियाज। ओके, यहां पे लिखिए नो न्यू कंस्ट्रक्शन अलाउड, ओनली रेनोवेशन रिपेयर। नया कुछ नहीं बना सकते आप, ओनली रेनोवेशन रिपेयर। और उसके बाद लाल करके लिखिए यहां पे, ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग allowed between 200 to 500 मीटर of high tide line। लिखिए पहले, write this down once you've written, then let me know। डन, 200 to 500 मीटर। मैं लास्ट लाइन डिक्टेट कर देता हूँ, इंक्लूड्स रूरल एरियाज। अब देखो इसका सेंस क्या है, नो न्यू कंस्ट्रक्शन अलाउड मतलब पक्का घर आप नहीं बना सकते हो, आप बस रिपेयर रेनोवेशन करोगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बने हुए हैं। और आप ड्वेलिंग यूनिट्स बना सकते हो। ड्वेलिंग यूनिट्स मतलब आपके नॉन पक्का हाउसेस 200 से 500 मीटर के बीच फ्रॉम द HTL, द हाई टाइड लाइन, आप बना सकते हो। ठीक है, वो रूरल एरियाज के लिए ये प्रावधान है कोस्टल रेगुलेशन जोन के नंबर 3 में, CRZ3 में। थर्ड पॉइंट में साइड हो जा रहा हूँ, नो न्यू कंस्ट्रक्शन अलाउड, ओनली रेनोवेशन और रिपेयर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स लिख लीजिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स, ओके, अलाउड बिटवीन 200 से 500 मीटर ऑफ HTL। ओके, और CRZ4 कर लो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, CRZ4। अब देखो अभी तक हमने क्या देखा, हमने लैंड का कॉन्सेप्ट देख लिया, HTL देख लिया, ठीक है, 200 से 500 मीटर हमने ये वाला जोन कवर कर लिया, HTL कवर कर लिया। अब हमें सी के साइड जाना है, क्योंकि कोस्ट को बचाने के लिए आपको सी साइड भी बचाना पड़ेगा। तो इसलिए देखोगे CRZ4 में इन्होंने 12 नॉटिकल माइल का कॉन्सेप्ट डाला। अभी देखो लिखो CRZ में इंक्लूड्स द एरिया, सॉरी, इंक्लूड्स द एरिया बिटवीन लो टाइड लाइन एंड, लिखिए से, इंक्लूड्स द एरिया बिटवीन लो टाइड लाइन एंड 12 नॉटिकल माइल सीवर्ड एंड 12 नॉटिकल माइल सीवर्ड। गाइस 12 नॉटिकल माइल पे क्या होता है हमारा, जब हम उनक्लॉस पढ़ रहे होंगे, अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी के दौरान उनक्लॉस पढ़ा होगा, तो 12 नॉटिकल माइल पे क्या होता है, व्हाट इज प्रेजेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है ये इजी है, वो इजी कहते हैं उसको, या फिर हम कहते हैं टेरिटोरियल वाटर। हाई सीज तो नहीं, हाई सीज तो बहुत दूर हो जाता है, इसको हम टेरिटोरियल वाटर कहते हैं ना, डोमेस्टिक हमारा टेरिटरी है ये, करेक्ट। उसके बाद आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है 200 नॉटिकल माइल तक का, वाटर बाउंड्री आयुष कुमार एकदम सही हो, 12 से 15 के बीच में होता है हमारा, फिर अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो जाता है 200 नॉटिकल माइल, उसके बाद आपका हाई सीज चालू हो जाता है, करेक्ट। तो इसमें लिखिए ये क्यों इंक्लूड किया आप समझ जाओगे, थोड़ा जोड़ो, उसी के साथ जोड़ते चलो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो आसान हो गया, आप लोग समझ गए, इंक्लूड्स द एरिया बिटवीन LTL एंड 12 नॉटिकल माइल सीवर्ड। यहाँ पे लिखिए एक्सेप्ट ओनली फिशिंग, ओनली फिशिंग प्लस अदर एक्टिविटीज अलाउड। टेरिटोरियल पानी भाई अपना जो मर्जी करो उधर, ओके। एनी एक्शन, एक्चुअली रेड में लिखो ताकि आप बाद में रिवाइज करोगे, वेट, यहां पे लिखिए एनी एक्शन दैट थ्रेटन्स मूवमेंट ऑफ सी वाटर प्लस टाइड्स विल बी रेगुलेटेड। कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते जिससे कि आपका ओशन पानी का मूवमेंट ही आप रोक दो, दैट इज नॉट अलाउड, ओके, गॉट इट, गॉट इट, ठीक है। अब यहां पे लिखो नेक्स्ट, इस पे लिखिए यहां पे क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ CRZ 1991। क्या क्या इनके मिस्टेक्स थे, अब हम समझेंगे क्या क्या मिस्टेक्स थे वन बाय वन। नंबर 1, मुझे बताओ गाइस क्या क्या मिस्टेक्स लग रहे हैं आपको। पहला बात जो कि आप में से काफी लोग यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं, पर नॉट इन द सही शब्द, ओके। फॉर एग्जांपल पूरे इंडिया का कोस्ट के लिए आपने एक पॉलिसी बना दिया, क्या ये पॉलिसी सस्टेनेबल है, पहले ये सोचो। आपका कोस्ट हर जगह चेंज हो रहा, रिक्वायरमेंट्स लोगों के चेंज हो रहे, टोपोग्राफी चेंज हो रहा, पर आपने एक होलसेल पॉलिसी बना दिया है, करेक्ट। सबसे पहला क्रिटिसिज्म इसका यही था कि इट वाज नॉट एरिया स्पेसिफिक, ओके, इट वाज नॉट एरिया स्पेसिफिक। लिखिए इधर CRZ 1991 नंबर 1, ओके, नॉट एरिया स्पेसिफिक as one policy for entire coastline, okay। point number 2, area specific जिसको हम कहते हैं ना कि one size fits all policy जो आप लोग कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए पोस्ट, नहीं पहले तो क्लियरेंस का आएगा, करेक्ट। पहले लिखिए नो क्लियर पॉलिसी या नो क्लियर स्ट्रक्चर टू ऑब्टेन CRZ क्लियरेंस। आपने रूल्स तो स्पेसिफाई कर दिया, हाई टाइड लाइन लो टाइड लाइन बता दिया, पर एनफोर्समेंट के लिए
आपने कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया, कागजी रह गया, जैसा कि हर चीज होता है, ठीक है। एनफोर्समेंट, इसके लिए आपने कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया, ठीक है। नो क्लियर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, आपने परमिशन भी दे दिया पर बाद में क्या आपका रूल फॉलो कर रहे हैं लोग, या अपना घर बना के वहां पे कुछ और चल रहा है, कोई माई बाप नहीं है देखने वाला। नो क्लियर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, ओके। नंबर 4, एंसिलरी एरिया, एंसिलरी मतलब साइड, हाई टाइड लाइन के साइड का जो एरिया है, ठीक है। एंसिलरी एरिया आफ्टर हाई टाइड लाइन, नो क्लियर पॉलिसी ऑन पोल्यूशन कट, ऑन पोल्यूशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। देख रहे हो कैसे लिंक है गाइस, जब हम वेटलैंड्स की बात कर रहे थे सिर्फ वेटलैंड्स के कंजर्वेशन की बात नहीं करोगे आप साइड वाले एरिया की बात करोगे। सिमिलरली कोस्टल, जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, अगर सिर्फ आप लिख रहे हो कि कोस्टल कंजर्वेशन होना चाहिए, हाँ, ग्रीनिंग होना चाहिए, जो भी आप अपना दे रहे हो वहां पे फंडा, अगर आप उसके साइड के एरिया की बात नहीं करोगे ना, आपका आंसर इनकम्प्लीट है, ओके। नंबर 5 लिखो उधर, नंबर 5 ये लिख दे रहा हूं मैं, नंबर 5, नॉन इंक्लूसिव विद ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। वंस अगेन जो राइट बेस्ड अप्रोच हम बात करते हैं उसको इसने नजरअंदाज कर दिया था एज यूजुअल। 1991 में वो एक तरीके से वो अवेयरनेस ही नहीं आया था हमारे पॉलिसी मेकिंग में। अब आपके सवाल बताओ, सुरेंद्र भाई कैसे हो? बढ़िया। क्लास कब तक चलेगी? पौने 9 तक। सर पॉइंट नंबर 2 एक्सप्लेन कर दीजिए। श्योर। देखिए एक चीज देखो कदीर भाई, कैन यू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपने एक रूल बनाया, हाँ, CRZ 1, CRZ 2, CRZ 3, CRZ 4, एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, एक अर्बन, एक रूरल, और एक अपना 12 नॉटिकल माइल तक, करेक्ट। ये क्या हुआ? ये कागजी रूल है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने निकाल दिया। अब ऑन द ग्राउंड क्या इंप्लीमेंटेशन चल रहा है? रूल्स तो आपने नोटिफाई कर दिए, पर ऑन द ग्राउंड कोई इन्फोर्समेंट है? कुछ नहीं पता। अच्छा मैं मान लो कि मैं घर बनाना चाहता हूँ गोवा के साइड में, हॉलिडे होम, हाँ भाई बहुत काम कर लिया, बहुत पढ़ा लिया, बहुत नौकरी कर ली, अब मैं अपनी वाइफ के साथ आराम से गोवा में चिल करना चाहता हूँ, तो देन आई से कि हाँ भाई मैं घर बनाने जा रहा, किससे परमिशन लूं मैं? कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। कौन देगा परमिशन? क्या परमिशन का नेचर होगा? मुझे क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं? किसी को कुछ नहीं पता। तो भाई क्लियरेंस लेना भी चाहूं, अगर कोई आदमी पॉलिसी फॉलो भी करना चाहता है तो आपने वो मैकेनिज्म ही तैयार नहीं किया है, करेक्ट। तो ये है पॉइंट नंबर 2। फिर चलो आपने ले लिया परमिशन, मैकेनिज्म आपने तैयार कर दिया कि हाँ भाई डीसी ऑफिस में जाके आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, दे दिया मैंने जाके, डीसी ने भी मुझे परमिशन दे दिया, जा भाई घर बना। अब मैंने परमिशन लिया, मान लो मैंने 1 फ्लोर का या 2 तल्ला घर का, या मान लो इतना एरिया का स्क्वायर फीट का, वहां जाके मर्जी मेरी, मैं एकदम अपना किला बना दूं, हाँ, कभी खुशी कभी गम का वो रायचंद नंदिनी का घर जैसा बना दूं, चांदनी चौक के पास में था वो, क्या क्या बेचा है। एनीवेज कोई चेक करने वाला नहीं, कोई माई बाप नहीं, मर्जी मेरी, मैं जो करूं। तो वही हो ना, आपने रूल बना दिया ऑन पेपर, ऑन ग्राउंड कोई फॉलो नहीं कर रहा है। सबसे प्राइमरी क्रिटिसिज्म यही है, ओके। नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। चलो आधे घंटे वाला लगेगा फ्रेंड्स, हो गया आपका CRZ डन, CRZ मोर और लेस डन। अब इसका बस हम ये देखेंगे हाल फिलहाल में क्या क्या आया है, ठीक है। लेट्स गो फॉरवर्ड। सर प्लीज एक्सप्लेन CRZ 4। CRZ 4 भाई फ्रेंड्स देखो ये है ना आपका, तो ये जो लो टाइड लाइन है, लो टाइड लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक आप बस फिशिंग वगैरह अलाउ कर रहे हो। वहां जाके ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ऐसा सी वॉल बना दूं, बाउंड्री बना दूं, अपने लिए मैं फायर बना दूं, हाँ, वॉकवे बना दूं, कुछ भी नहीं, कोई भी वैसा चीज। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये तो पढ़ा है ना ज्योग्राफी में कि मान लो ये मेरा एरिया है, हाँ, मान लो ये ऐसा ये है, यहाँ से आपका रिवर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से ओशन है आपका, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, इफ यू गो हेड एंड क्रिएट अ वॉल हियर, यहाँ पे मैं एक वॉल बना देता हूँ, मुझे बताओ CRZ 1991 के पहले आप चाहते तो आप सी का माउथ के उस साइड पे वॉल बना दो, क्या फर्क होगा उससे? पहला, आपका यहाँ पे लार्ज स्केल सेडिमेंटेशन होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आपका जो टाइड्स फंक्शन करता था उसके साथ आपने रोकथाम कर दिया, अब मेरा टाइड का पानी अंदर नहीं जा सकता, करेक्ट। तो वो जो नेचर है ना वो आपको बदलना नहीं है, जैसा मेरा ओशन करंट चल रहा है, जैसा मेरा पानी आ रहा जा रहा है, उसके लिए कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे। मछली मारना है जाओ, हाँ, बोट पे घूमना है जाओ, कोई टेंशन, स्कूबा डाइविंग करनी है जा भाई, पर वहां जाके तुम ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देके हाँ भाई मेरे को वॉल बना दे, नॉट अलाउड, जेल जाओगे। गेटिंग इट? समझे? एंसिलरी एरिया, एंसिलरी होता है साइड का एरिया, एंसिलरी का अर्थ ही है, एंसिलरी मतलब साइड का, साइड का एरिया, ऐसे लिखो, साइड का एरिया। आकाशदीप, अबे मुझे पता नहीं था आकाशदीप, थैंक्स। ड्वेलिंग यूनिट, ड्वेलिंग मतलब क्या? रहने वाला एक कच्चा घर, कच्चा घर अलाउड है, इसलिए तो आप देखते हो बीचेस पे शैक्स होते हैं, हाँ, कच्चे घर होते हैं, वहां पे आपको ऐसा अंबुजा सीमेंट का बना घर नहीं मिलेगा उधर, वहां पे कच्चे हाउसेस होंगे। क्यों? क्योंकि टाइड्स के चलते आपका घर कभी भी टूट सकता है। प्लस CRZ के अंदर आप पक्का घर बना नहीं सकते। जहां बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल कभी दीघा गए होगे आप, जो लोग पश्चिम बंगाल में हो, हाँ, कभी दीघा गए होगे तो आप देखेंगे कि ये मेरा बीच है, यहाँ पे रोड चल रहा है और रोड के यहाँ पर घर बनी है, और मेरा यहाँ पे ऐसा ओशन है पूरा का पूरा। तो आप पूछोगे सर ये कैसे, ये तो 500 मीटर भी नहीं है। तो पॉइंट क्या है कि जो एक्जिस्टिंग वाले हैं वो तोड़ना नहीं है, उनका बस रिपेयर रेनोवेशन होगा, कुछ नया नहीं बनाना है आपने, ठीक है। अब आप जाके वहां नहीं बोल सकते कि हाँ मैं होटल भुवन बनाऊंगा, वो अलाउड नहीं है आपको, जिन्होंने वो गलती कर लिया, अब नो मोर। गेटिंग इट? दीघा, बॉम्बे, पारादीप में भी ये देखोगे आप, विशाखापट्टनम में देखोगे आप, ओके। यू गो टुवर्ड्स, हाँ, यहाँ पे मेजरली आपको ये सब नवी मुंबई साइड ऑलरेडी घर बने हुए हैं, तो वो ठीक है। शाहरुख खान ने बना लिया मन्नत अपना उधर, ठीक है, हाँ, पर अब नेक्स्ट शाहरुख खान अपना उधर मन्नत नहीं बना सकता, हो गया, जो बना लिया सो बना लिया, ठीक है, हटा नहीं सकते, करेक्ट। लेट्स गो फॉरवर्ड। क्रिटिकल एनालिसिस, नाउ रीसेंट डेवलपमेंट्स लिखिए, द रीसेंट डेवलपमेंट्स, थोड़ा करंट अफेयर्स आपको करा देते हैं CRZ से रिलेटेड, रीसेंट डेवलपमेंट्स, ओके। तो सबसे पहले लिखिए वहां पे CRZ रूल्स, जो CRZ रूल्स है मेरा, ठीक है, अमेंडेड इन 2011, 20 साल बाद हमारी नजर पड़ी कि इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग, ओके। इसके अंदर CRZ रूल 2011 के अंदर, बस कीवर्ड्स लिखो फ्रेंड्स, 2011 के अंदर क्या क्या किया गया, ओके। सबसे पहला लिखिए यहाँ पे कोस्टल स्ट्रेचेस को ध्यान दिया हमने, देख रहे हो, पहले तो क्या था, पूरा का पूरा कंट्री का कोस्ट हमने कर दिया था CRZ के अंदर, अब तोड़ दिया हमने, कुछ कुछ एरियाज को हम ज्यादा प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। दूसरा, फिशिंग प्लस लाइवलीहुड, लिखिए इसे, फिशिंग प्लस लाइवलीहुड, इसको हमने इंश्योर किया, साथ में लेके चलेंगे। तो इसका एग्जांपल लिखो यहाँ पे, इसका अर्थ है राइट्स बेस्ड अप्रोच, यही तो है कि लोगों का हक आप छीने बगैर काम कर रहे हो, राइट्स बेस्ड अप्रोच। थर्ड लिखिए प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो इंक्लूसिव अप्रोच,
इंक्लूसिव अप्रोच। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका फिर से ही अमेंड हुआ सीआरसी रूल्स, ये आए 7 साल बाद 2018 में, 2018 में फिर अमेंड हुए ये, ठीक है। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, लिखो ऐसे, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शैलेश नायक कमिटी, इन महानुभाव ने एक रिपोर्ट भेजा था, उसी के बेसिस पे सीआरसी रूल्स 2018 नोटिफाई किए गए। ओके, यहां पे क्या क्या बात हुआ है सिंपल तरीके से हम समझेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे लिखो नेक्स्ट, या लिखो पहले, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे कर देते हैं, वो लास्ट है आपका, हो गया आपका सीआरसी भी डन, लिख लीजिए 2019 नॉट 2018, 7 साल बाद आया था मेरे ख्याल से, चेक कर लेता हूं, 19 है, ठीक, 19 कर लो, 2019, फाइन, करेक्शन। नाउ लेट्स गो, लेट्स अंडरस्टैंड सीआरसी रूल्स 2019 इन डिटेल, क्या क्या चेंज हुआ इसमें, हमें क्रिटिसिज्म्स पता है, 1991 के रूल का हमें क्रिटिसिज्म्स पूरे अच्छे से पता है, तो बस देखोगे कैसे उन्हीं प्रॉब्लम्स को अब एड्रेस किया गया, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट लिखिए यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, लिखिए, ईजिंग ऑफ फ्लोर स्पेस इंडेक्स एफएसआई नॉर्म्स, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ठीक है। ये क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं, देखो 1991 में इन्होंने डिसाइड किया कि भैया एक पर्टिकुलर गज का, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा फ्लोर एरिया, कारपेट एरिया जब होता है घर बेचने के तरीके, तो एक पर्टिकुलर गज, एक पर्टिकुलर एरिया पे इसने फ्रीज कर दिया था कि हाँ भाई इतना ही आप कर सकते हो, इसलिए आप देखोगे बीचेस के पास में घर जो होते हैं ना एकदम सेम दिखते हैं, रूम्स भी सेम दिखते हैं, ठीक है। उसने एफएसआई को, फ्लोर स्पेस इंडेक्स को उसने फ्रीज कर दिया 1991 में। ओके, नाउ व्हाट यू फाउंड वाज 2019 में, ओके, 2019 में इस जो अपना एरिया है ना, जो पर्टिकुलर एरिया की इससे बड़ा आप नहीं कर सकते, इसको इसने डिफ्रीज कर दिया, मतलब अब हटाओ, 1991 का भारत बहुत अलग था, अब बहुत अलग है, पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा है, वी कैन हैव बिगर एरियाज, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफ्रीज्ड एफएसआई as frozen in 1991 to meet emerging needs, emerging requirements लिख लो, ठीक है। रूम्स के साइजेस आप बड़े कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स के साइजेस आप बड़े हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट 2, ओके। अब देखो हमारा रूरल वाला सीआरसी कौन सा था, 3 था, रूरल एरियाज के लिए सीआरसी, लेट मी चेक, लेट्स सी, रूरल एरिया सीआरसी 3 है, करेक्ट। अब सीआरसी 2019 ने इस रूरल एरियाज को बाइफरकेट कर दिया, 3A 3B बना दिया, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड, सीआरसी 3 बाइफरकेटेड, लिखिए इधर, सीआरसी 3 बाइफरकेटेड, ठीक है। इसका हमने 2 सब डिवीजन तैयार कर दिया, ठीक है। सबसे पहला है सीआरसी 3A और दूसरा वाला है सीआरसी 3B, ओके। 3A क्या करता है बताइए, इट इज सिंपल, सीआरसी 3A में वो रूरल एरियाज जिनके पॉपुलेशन डेंसिटी 2061 के आसपास है, ओके, लिखो यहाँ पे, पॉपुलेशन डेंसिटी 2161 एज पर सेंसस 2011, ओके। उसमें आप क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पहले सीआरसी 3A का लिख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वाला आपको लिखा दूंगा। उसमें क्या अलाउड है, लिखिए नोट, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखिए पहले, ओके। दीज एरियाज विल हैव नो डेवलपमेंट जोन, इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज लिखो इसको, नो डेवलपमेंट जोन, और इसको आप अंडरलाइन करेंगे, ओके। दीज एरियाज विल हैव नो डेवलपमेंट जोन, ठीक है, ऑफ 50 मीटर्स फ्रॉम हाई टाइड लाइन, हाई टाइड लाइन से 50 मीटर तक कुछ नहीं कर सकते हो आप, नथिंग, ठीक है। जो कि आप देखोगे आपके सीआरसी 2011 ने वो नो डेवलपमेंट जोन को रखा था 200 मीटर, थोड़ा घटा दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए, सीआरसी 2011 में दिस लिमिट वाज 200 मीटर फ्रॉम एचटीएल, तो हमने अपना नो डेवलपमेंटल जोन को रिड्यूस कर दिया, पहला कॉन्सेप्ट। 3A के अंदर एनडीजी आपका अब कम हो गया, सिर्फ 50 मीटर का हमने कंस्ट्रेंट रखा है, ठीक है। और सीआरसी 3B लिखिए इधर, सीआरसी 3B, इसमें क्या क्राइटेरिया है आपका, पॉपुलेशन डेंसिटी इज लेस देन 2161 एज पर सेंसस 2011, ठीक है, पहला क्राइटेरिया ये है, तभी आप सीआरसी 3B में जाएंगे, ओके। और यहां पे आप देखोगे, लिख लो यहां पे, दीज एरियाज विल फॉलो द सेम प्रोविजन एज सीआरसी 2011 व्हिच इज 200 मीटर एनडीजी फ्रॉम एचटीएल, लिखो। अब बताओ मेरे को क्लैरिटी आया कहीं, अब बताइए पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। ये हाल फिलहाल में हुआ है पिछले 5-6 सालों में, प्लस आप देखोगे कि इसका डायरेक्ट बेयरिंग है, क्रिटिसिज्म एक तरीके से आप समझ सकते हो कि पहले हमने 200 मीटर का ओपन स्पेस छोड़ के रखा था, अब वो 50 मीटर का हो गया बस, ठीक है। तो आपका एक जो बफर जोन था आपने खुद कम कर दिया। सर टायर्ड एनफ फॉर टुडे, बस ये लास्ट खत्म। मैं फिर से समझाता हूं, पहले लिखो, ईजिंग ऑफ फ्लोर स्पेस इंडेक्स नॉर्म्स, एफएसआई का अर्थ क्या होता है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स का अर्थ पहले समझो क्या है, ठीक है। कि आपके अर्बन एरियाज में कितना एरिया का आपका प्रॉपर्टी होगा या घर होगा या मकान होगा या जो भी, ठीक है। तो वो पहला फ्रीज पहले बार जो स्पेसिफाई किया गया था वो 1991 में था, उसके बाद 20 साल तक वो चेंज नहीं हुआ। इस बीच भारत बहुत बढ़ गया, हमारे कोस्टल एरियाज में पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ता जा रहा था, लोगों का डिमांड आ रहा था कि भाई हमें बड़ा घर क्यों नहीं बनाने देते हो, हम इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, करेक्ट। तो इसलिए भारत सरकार व्हेन गोज अहेड एंड सेज कि हाँ भाई अब जो एफएसआई था, जो मैक्सिमम एरिया ऑफ योर प्रॉपर्टी है जो फ्रोजन है,
मतलब कि एक फिक्स है, उसके ऊपर नहीं कर सकते, वो लिमिट हम हटा रहे हैं। ठीक है, आप जाओ, आप बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, वाई टू मीट द इमर्जिंग रिक्वायरमेंट्स। इमर्जिंग रिक्वायरमेंट्स का है पॉपुलेशन प्रेशर का। ठीक है, तो ये आया सबसे पहले। उसके बाद उसने क्या किया, जो रूरल एरियाज है, क्योंकि ये तो क्या है, अर्बन एरियाज में होगा ना, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ये अर्बन एरियाज का है। रूरल एरियाज में भी उन्होंने पॉपुलेशन का क्राइटेरिया बनाया। उन्होंने कहा कि अगर 2061 प्रति पर किलोमीटर अगर आपका पॉपुलेशन डेंसिटी 2061 से ज्यादा है, तो इन दैट केस आपको 50 मीटर का ही हम नो डेवलपमेंटल जोन देंगे। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है भाई, और जहां की पॉपुलेशन कम है, एज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, वहां पे हमने 200 मीटर का नो डेवलपमेंटल जोन बना दिया। अनइक्वल। अब क्या था, पहले प्रॉब्लम क्या था 1991 में, आपने एक पॉलिसी बनाया और हर जगह आपने लगा दिया कि हाँ भाई चलेगा यही। फिर अब आप देख रहे हो कि अब आप वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी से हटके एक स्ट्रेचेस के लिए अलग अलग पॉलिसी बना रहे हो। पर ये पॉलिसी क्या पॉजिटिव साइड में जा रहा है? नहीं, आप देख रहे हो कि आपके पॉपुलेशन के हिसाब से जहां पे कि आपका पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा है, मतलब कि आपको और प्रोटेक्शन देना चाहिए अपने कोस्ट को, वहां पे आपने लिमिट घटा दिया, 50 मीटर का नो डेवलपमेंटल जोन। समझ रहे हो? तो और रिस्क बढ़ गया ना वहां पे, जहां पे आपको प्रोएक्टिवली और स्टेप्स लेने चाहिए थे, वहां पे आपने उल्टा स्टेप ले लिया। आर यू गेटिंग इट? 2161 क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी, द नंबर ऑफ पीपल इन यूनिट एरिया। ठीक है, आप देखो मोस्ट डेंस स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है, आप लोगों को पता होगा, ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी में सबसे पहले वही पढ़ाते हैं। उसी हिसाब से देखोगे कोस्टल एरिया जो 7500 किलोमीटर का हमारा कोस्ट है टोटल, एंड टू एंड आप देखोगे सारे एरियाज के इक्वली पॉपुलेटेड है? नहीं, नॉट नेसेसरी। करेक्ट, बॉम्बे में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, पारादीप में कम है, दीघा में और भी कम है। करेक्ट, तो आप एक पॉलिसी थोड़ी ना बना सकते हो बॉम्बे, पारादीप, दीघा के लिए। तो अब इन्होंने ये किया है, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज को तोड़ दिया दो भाग में, पॉपुलेशन डेंसिटी जिनका 2061 से ज्यादा, 61 से कम, जिनका 61 से कम है 200 मीटर, जिनका 61 से ज्यादा है उनको सिर्फ 50 मीटर हमने दे दिया। प्रॉब्लम समझ लो, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा वहां पे प्रोटेक्शन कम। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? जहां पे पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा है हमारा, वहां पे हमने प्रोटेक्शन कम कर दिया। कैन आई सी दिस? इसके हिसाब से देखिए, जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी 2061 प्लस है, वहां पे हमने कर दिया कि सिर्फ 50 मीटर का आपका नो डेवलपमेंटल जोन होगा। तो कैन आई सी दिस कि वेरेवर माय पॉपुलेशन प्रेशर इज हाई, आई हैव लेसर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, स्पेशली इन रूरल एरियाज, क्योंकि CRZ3 का यही तो कांसेप्ट है ना। करेक्ट, तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है फ्रेंड्स। ठीक है, ओके, कितना बज गया? 8:35 हो गया, माय गॉड। ठीक है, दो तीन और पॉइंट लिख लो, खत्म कर लेते हैं। इसी में लिख लीजिए, यहीं पे लिख लो, नंबर 3। अब एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं, बस आप लिख लो नंबर 3। आपके मॉनिटरिंग प्लस परमिशन प्रोसेस को इजी कर दिया आपने। ठीक है, मॉनिटरिंग प्लस परमिशन, पहले कुछ पता नहीं था, आवा नहीं था, अब सब कुछ पता है। परमिशन प्रोसेस स्ट्रीमलाइंड, और नंबर 4 लिख लीजिए, नंबर 4 लिख लीजिए यहाँ पे, परमिशन प्लस मॉनिटरिंग प्रोसेस हैज बीन स्ट्रीमलाइंड। और नंबर 4, आपने टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया, टूरिज्म इंफ्रा को बढ़ावा दिया। ओके, तो देखोगे आप आपके बीचेस पे, हाँ, आपके टॉयलेट्स रहते हैं जो कि वो है मोबाइल टॉयलेट्स है, तो वो सब कुछ अलाउड है, पहले नहीं था। करेक्ट, चलो दिस कंक्लूड्स फॉर टुडे। ठीक है, CRZ हमने कर लिया, आइलैंड्स वाला नहीं लिखा है ना। नंबर 5 लिख लो, एक और लास्ट पॉइंट। वेट 1 सेकंड, लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, फिर आपको मैं छोड़ दूंगा। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए आइलैंड्स के लिए, क्योंकि अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में यही चीज थोड़ा सा हटके कर दिया। कौन सा पॉइंट नंबर हो गया? 5। नंबर 5 फॉर आइलैंड्स, माय नो डेवलपमेंटल जोन इज 20 मीटर फ्रॉम हाई टाइड लाइन। बस इनफ है। ओके, अब मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं आफ्टर यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो एक होमवर्क छोटा सा ले लीजिए फ्रेंड्स, कल वैसे हम वहीं से क्लास डिस्कस करेंगे। गो एंड आइडेंटिफाई 5 चैलेंजेस टू CRZ 2019। कोई 5 ऐसे आइडेंटिफाई करो सोच के, और कल हम क्लास का स्टार्टिंग में इसी से करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा। चलो, सो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड योर वेटलैंड्स, वी हैव कंक्लूडेड योर कोस्ट्स, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर बायोडाइवर्सिटी, डोमेस्टिक फ्रेमवर्क फॉर बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर एनवायरनमेंट, डोमेस्टिक फ्रेमवर्क फॉर एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज हम शुरू करेंगे परसों से। कल का एजेंडा मैं आपको बता देता हूं बिफोर यू गाइस लीव। टुमारो वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट, हम कुछ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स देखेंगे, जिसे हम ऐसे समझते हैं स्पीशीज बेस्ड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, स्नो लेपर्ड, रेड पांडा, हंगुल, सब कुछ देखेंगे। और उसके बाद लास्ट 1.5 आवर हम PYQs लगाएंगे, क्योंकि आपने अब जाके अपना एक MCQ, सॉरी, एक मेजर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट आपका रैप हो रहा है। इसके बाद बचा है आपका क्लाइमेट, जो कि क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, जो सारे बड़े बड़े शब्द है वो सैटरडे के पहले निपटा देंगे। और नेक्स्ट वीक हम करेंगे आपके एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड देन रैप। ठीक है, प्लीज समराइज CRZ 2019। एक बार पढ़ो बेटा, एक बार ध्यान से पढ़ो। मैं समराइज रात भर भी करूंगा ना, जब तक कुछ नहीं पढ़ोगे नहीं समझेगा। मैंने नोट्स बहुत सक्सेंट लिखा है आपको, आपकी बुक से बेटर नोट्स है, मैं खुद कह रहा हूं। एक बार ध्यान से पढ़िए, नहीं समझता हमको बताइए। ट्राई एंड कम फ्रॉम दी 1991 पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी का ओरिजिन से समझो, क्योंकि UPSC एक्सपेक्ट करता है कि आप क्रिटिकल एनालिसिस रखिए, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में कराया। एक बार पढ़िए, नहीं होगा हम कल फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे, ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ आप में से कितने लोग मुझे कहो कि जल्दी करो जल्दी करो, मुझे कोई ट्रेन नहीं पकड़ना है। 26 में आने में टाइम है, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके छोड़ूंगा। टाइम पास नहीं करेंगे गाइस, कॉलेज एग्जाम थोड़ी ना है। चलो, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, हम आपसे मिलेंगे कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए रिवाइज करिए, कल सवाल भी लगाएंगे, और क्लास खत्म होने के बाद फीडबैक फॉर्म आता है। प्लीज डू कंसीडर लीविंग मी व्हाटएवर फीडबैक, जो भी जैसा अच्छा बुरा न्यूट्रल वो आप है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन मतलब सीधा कर देना, सोचा कर देना। इट इज एक तरीका है। स्ट्रीमलाइन मतलब क्या हो गया, हैप्पैजार्ड नहीं है। एक आपको पता है कि हमें ये डॉक्यूमेंट देना है, ये परमिशन लेना है, मॉनिटरिंग भी होगा, वही है स्ट्रीमलाइनिंग। ठीक है, चलो बाय फ्रेंड्स, एंजॉय, आई विल सी यू टुमारो।